यस प्रभु, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आवाज क्लियर है, सभी लोगों को आवाज आ रही है एंड वीडियो क्लियर है क्या? प्लीज मुझे जल्दी से बता दीजिए। इफ यस देन वी वुड स्टार्ट। चलिए, सो यस, पापा की तबीयत अभी स्टेबल है। कल नहीं थी तो मेरे को कल लेक्चर कैंसिल करना पड़ा था और अभी ठीक है, राइट। सभी लोग आ जाओ भैया फटाफट। आज हम बड़े जोश के अंदर में हैं और लेक्चर लेने वाले हैं। यस, हेलो एंड गुड आफ्टरनून पारुल जी, अमेय जी एंड चेतन जी। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या हम स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं? अगर हाँ तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। बोलो हाँ या हाँ। मालिक मैं ठीक हूँ, पापा भी अभी ठीक है, मेरे ब्रदर्स भी आए हैं नागपुर से, सो थिंग्स आर ओके ओके। आप लोगों का साथ है, इससे ज्यादा क्या चाहिए मालिक? सिर्फ एक ही चीज आप लोगों से चाहिए मुझे, प्लीज दुआ कीजिएगा। दुआओं में याद रखो, बाकी सब तो ओके मालिक। चलो सेट। सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। चालू करें आज का लेक्चर। बोल जल्दी से, बोलो हाँ या हाँ। जल्दी से सभी लोग बोलो हाँ या हाँ। डन 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 डन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ा है अब तक हमने, वो फटाफट एक क्विक रिकैप में देख लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ा इनकम टैक्स की, कि इनकम टैक्स कहां से आया, कैसे आया। हमारा एक सवाल था टैक्स 1961 और रूल्स 1962 ऐसा क्यों, जिसका जवाब हमने थोड़े थोड़े समय के अंदर में दिया। यस और नो? अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों ने चालू किया कि भैया एक्ट क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, इस बारे में हम लोगों ने बात करी। हमें एक चीज तो पता चल गई, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। हमें इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है, इनकम टैक्स रूल्स पढ़ना है, नोटिफिकेशन पढ़ने हैं, सर्कुलर पढ़ने हैं एंड जुडिशियल अपडेट्स भी पढ़ने हैं। लॉ पढ़ने का तरीका भी सीखा था हम लोगों ने कि बॉस सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, एक्ट पढ़ना पड़ेगा। एक्ट में कुछ ना मिले तो केस लॉ पढ़ना पड़ेगा, और केस लॉ में भी अगर कुछ ना मिले तो फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग बेटा? यस, अगर केस लॉ में भी कुछ ना मिले तो हम लोग कस्टम्स फॉलो करेंगे, जो इतने सालों से हम लोग फॉलो करते आए हैं वही हम लोग फॉलो करेंगे। यस मालिक। इसके बाद हम लोगों ने कुछ और चीजें पढ़ी, हम लोग गए आगे और ये देखा कि साहब कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है क्या इनकम टैक्स को। इसमें सबसे पहले आर्टिकल 265 पढ़ा, जिसने कहा नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो जब तक कि अथॉरिटी ऑफ लॉ ना मिल जाए तब तक के ना कोई टैक्स इंपोज किया जा सकता है, ना ही कोई कलेक्ट किया जा सकता है। तो अथॉरिटी कौन सी होगी? आर्टिकल 245 ने क्लियर किया दैट पार्लियामेंट विल बी अथॉरिटी व्हेन इट विल बी इन सेशंस। लेकिन पार्लियामेंट जब सेशंस में ना हो तो आर्टिकल 123 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कंसिडर करना होगा और प्रेसिडेंट विल प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस। जो भी कुछ होगा इसके बाद वो एक बॉडी को क्या कर देंगे, सौंप देंगे। बॉडी कौन सी बनी? सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्सेस के लिए, सीबीआईसी इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। याद आ रहा है मालिक? एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट के अंदर में कवर्ड है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर। क्या तुम्हें याद है? यस। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि एग्रीकल्चर पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर यूनियन के पास नहीं है पर स्टेट के पास है। स्टेट एंट्री नंबर 46 टू द यूनियन लिस्ट। क्या सिर्फ टैक्स की बात चल रही है? नहीं, टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ये तीन मिलाकर के हम लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो टैक्स कलेक्ट करने का पावर तो हमें आ गया। टैक्स जो होता है वो यूनियन और स्टेट के बीच में डिवाइड होता है, आर्टिकल 270 में हम लोगों ने देख लिया था। फिर हम लगाते हैं सरचार्ज। सरचार्ज आर्टिकल 271 के हिसाब से लगता है, लेकिन ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का तो पार्ट है, लेकिन इसे डिवाइड नहीं किया जाता, इसे सिर्फ यूनियन रखता है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मोदी सरकार ने इस पे एक बहुत जबरदस्त काम किया। फिर आया सेस, सीईएसएस, सेस 4% के हिसाब से, जिसे आज हम कहते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। क्या कहते हैं बेटा? बोलो जल्दी से। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हम इसे कहते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों ने रीडिंग करी और ये देखा कि टैक्स मतलब क्या होता है। एक्ट का पार्ट खत्म हो गया था। टैक्स मतलब क्या होता है? टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस आप खुद के जेब से पे करते हो, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस दूसरों से कलेक्ट करके पे किया जाता है, राइट। डायरेक्ट टैक्सेस और ड्यूटीज के बीच में डिफरेंस समझा हम लोगों ने। ड्यूटीज इज ऑन गुड्स व्हाइल टैक्सेस इज ऑन अदर देन गुड्स। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि बॉस
जो टैक्स है, राइट, ये जो टैक्स है इसके आगे की बात हम लोगों ने पढ़ी 1961 का लॉ हम 2021 में क्यों पढ़ रहे हैं, 1971 का लॉ हम 2021 के अंदर में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बजट के थ्रू आते हैं अमेंडमेंट। फिर हमने दिमाग लगाया आखिर बजट क्या होता है, बजट कौन से एक्ट के हिसाब से आता है, हमें पता चला बजट आता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से। इसके साथ साथ फाइनेंस बिल आता है जिसपे अप्रूवल मिलती है, जो फाइनेंस एक्ट बनता है। डायरेक्ट टैक्सेस के और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अमेंडमेंट उसी के साथ होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो अमेंडमेंट होते हैं वो उसी रात से अप्लाई कर देते हैं, जबकि डायरेक्ट टैक्सेस के अमेंडमेंट जो होते हैं वो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से अप्लाई करते हैं। क्या तुम्हें याद है? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बॉस फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से अप्लाई करते हैं। इसका मतलब यह है एक्ट 1961 में आया और रूल्स 1962, क्योंकि एक्ट 1961 में आ तो गया होगा लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन 1962 से ही हुआ होगा। तो ये था 1961 का लॉ, हम आज तक क्यों पढ़ रहे हैं। फिर चौथे वर्ड के ऊपर हम गए थे, याद है हम 4 ही वर्ड पढ़ रहे थे अब तक, इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर हम इनकम पे गए। इनकम का डेफिनेशन तो 224 के अंदर में लिखा हुआ है, इनकम का डेफिनेशन तो 224 के अंदर में लिखा हुआ है, लेकिन हम इससे आगे बढ़े और इनकम मींस अ रिसीट, लेकिन हर रिसीट इनकम नहीं होती, तो इसे हमने कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट के अंदर में क्लासिफाई किया। कौन सी चीजें कैपिटल रिसीट में आती है? लोन, लाइबिलिटी, कैपिटल, पर्सनल इफेक्ट, इनके ऊपर टैक्स नहीं आता। कैपिटल रिसीट्स आर जनरली नॉट चार्जेबल टू टैक्स। जो रिसीट कैपिटल रिसीट नहीं है उसे हम क्लासिफाई करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर में। रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स, रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स अनलेस डिडक्शन और एग्जम्पशन इज गिवन। यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़े, डिडक्शन और एग्जम्पशन क्या होता है ये समझने निकले। एग्जम्पशन मींस 100% एग्जाम, वो सारी इनकम जिसके ऊपर इनकम टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा, उसकी लिस्ट एक लिखी हुई है सेक्शन 10 और सेक्शन 54 के अंदर में। फिर हमने पढ़ा डिडक्शन, डिडक्शन हेडवाइज भी मिलते हैं और टोटल इनकम से भी मिलते हैं। फिर हमें समझ में आया ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, राइट। व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? 5 हेड की इनकम को मिला लो, इसमें क्लबिंग और सेट ऑफ के एडजस्टमेंट्स कर दो, बनेगा ग्रॉस टोटल इनकम, और इसमें से डिडक्शन माइनस कर दो तो क्या बनेगा? टोटल इनकम बनेगा। यस, जितने बच्चे पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, इससे पहले के 3 पार्ट हो चुके हैं, तो प्लीज उन पार्ट्स को देख लीजिएगा क्योंकि ये आगे का कनेक्टिंग लेक्चर है, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। दूसरी बात, जो आज पहली बार आ रहे हैं उन लोगों को बता दूं कि भैया क्वेरीज का एक सेपरेट सेक्शन होता है पूरे लेक्चर के एंड में, तो प्लीज सवाल तभी पूछें, उसके पहले कोई सवाल मत पूछे क्योंकि मैं आपके सवालों का उस टाइम पे जवाब नहीं दूंगा, ये आप भी समझ सकते हैं। यस और नो मालिक? अच्छा जी, इन सभी के बाद जब कमेंट करने बोलूं बिंदास कमेंट कीजिएगा, और अब बढ़ते हैं आगे। आर यू रेडी? यस और यस, जल्दी से बोलो, आर यू रेडी? डन। तो जितने लोगों के सवाल है बेटा क्वेरीज में आएगा, क्वेरीज से पहले आप प्लीज सवाल मत पूछे, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा क्वेरीज वाले सेक्शन में जो सबसे एंड के अंदर में आता है, ठीक है। तो आप सिर्फ सवाल पूछने के लिए आए और लेक्चर देखने के लिए नहीं आए, तो बेटा 1.5 घंटे बाद आओ, 1.5 घंटे बाद करना, ठीक है। चलो जी मालिक, लेट अस स्टार्ट। ओह साहब, बहुत बढ़िया, तो सब लोग रेडी है? चलिए, अब तक हमने जितना कुछ पढ़ा वो सारी चीजें थी बेटा बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में अब तक घुसा ही नहीं था, और आज से आपका कोर इनकम टैक्स चालू होता है। आज से, अभी से आपका कोर इनकम टैक्स चालू होता है। तो चलिए देखते हैं कोर इनकम टैक्स में पहली चीज क्या है। शुरुआत तो पहले नंबर से ही होती है, राइट, लेकिन इससे पहले हमने जो कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए हैं उसको थियरी में भी पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 7 के ऊपर आइए, पेज नंबर 7 के ऊपर आइए। पेज नंबर 7 पे देखो, 2 वर्ड हमें दिख रहे हैं जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, डिडक्शन और एग्जम्पशन। हम इसको बस फटाफट प्रूफ रीडिंग कर लेंगे, आइए देखते हैं। सो डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ असेसी, डिडक्शन इज अलाउड ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन as prescribed in various section of chapter 6A. chapter 6A provide various deduction from gross total income. gross total income में से कुछ deduction मिलते हैं, वो उन्होंने बताया है। what is exemption? exemption means every income which is charged to tax unless specifically exempt. section 10 provides a list of income which are not included in total income for the purpose of tax. सर ये डेफिनेशन को याद रखना है? बिल्कुल मत याद रखना साहब। नीचे आइए, पेज नंबर 8 पे आपको टोटल इनकम की डेफिनेशन दी है जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में लिखी हुई है।
टोटल इनकम मीन्स टोटल इनकम referred to in section 5 computed in the manner laid down in the act. टोटल इनकम का मतलब वो इनकम जो सेक्शन 5 में लिखी हुई है और जिस तरीके से कंप्यूट किया जाएगा वो भी सेक्शन 5 में लिखा है, ठीक है। टोटल इनकम इज द इनकम आफ्टर रिड्यूसिंग द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। जब ग्रॉस टोटल इनकम में से हम क्या माइनस कर देंगे, चैप्टर 6A के डिडक्शन माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा उसे हम कहेंगे टोटल इनकम। दिस इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज टैक्सेबल इनकम ऑन विच टैक्स इज टू बी इम्पोज्ड। याद आ रहा है उस दिन हम लोगों ने लिखा था कि बॉस टैक्स किसके ऊपर आता है, टोटल इनकम पे आता है, ग्रॉस टोटल इनकम पे नहीं। टैक्स जो आता है ये किस पे आता है बेटा, टोटल इनकम के ऊपर आता है। तो यही पार्ट यहां पे भी लिखा है, आप लोग फटाफट देख लीजिए। डन सर, आइए आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। पेज नंबर 4 के ऊपर लिखा हुआ है आपका सेक्शन नंबर 1। सभी लोग सेक्शन नंबर 1 के ऊपर आ जाएं। डन सर। सेक्शन नंबर 1, एक सवाल था, आपने जरा अगर गौर किया होगा तो आपने जब भी बचपन से कोई एक्ट पढ़ा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हो, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा हो, सेल ऑफ गुड एक्ट पढ़ा हो, इन सभी के सेक्शन 2 से चालू हुए। कभी सोचा कि आखिर 2 से ही क्यों चालू हो रहे, 1 से क्यों चालू नहीं हो रहे? आपने ये सोचना चाहिए था, आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए था कि सेक्शन 2 से ही क्यों चालू होता है। सेक्शन 2 से इसलिए चालू होता है क्योंकि सेक्शन 1 अगर स्पेसिफिकली ना दिया हो तो इसे हर लॉ में एक ही चीज समझा जाता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। आई रिपीट, अगर सेक्शन 1 किसी भी एक्ट में ना दिया हो तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट को ही सेक्शन 1 मान लिया जाता है। हर एक्ट के सेक्शन 2 में हमेशा आपको डेफिनेशन से मिलेंगी। जनरली इंडिया में मोटे मोटे तौर पे जितने भी एक्ट बनेंगे, इन सभी एक्ट के सेक्शन नंबर 2 में आपको डेफिनेशन से मिलेंगी। और सेक्शन 1 अगर स्पेसिफिकली ना दिया हो तो वो होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ऑनलाइन कहीं पढ़ा था, इसकी प्रूफ तो मेरे पास नहीं है, कि इसीलिए भी शायद हम लिखते हैं SEC। हर सेक्शन को एक शॉर्ट टाइटल दिया जाएगा, हर सेक्शन खुद बताएगा कि उसका एक्सटेंट क्या है, किस पे एप्लीकेबल है, किस पे एप्लीकेबल नहीं है, और हर सेक्शन का खुद का एक कमेंसमेंट डेट होगा, सेक्शन, दैट इज इनिशिएशन, एंड दैट्स हाउ द वर्ड केम इनटू पिक्चर, सेक्शन। हालांकि इसकी कहीं प्रूफ रीडिंग नहीं है और ये इंटरनेट पे पड़ी हुई चीज है, पर कुछ पॉइंट पे लगता है कि हाँ ये लॉजिकल हो सकता है, कुछ पॉइंट के ऊपर लगता है कि हाँ ये लॉजिकल हो सकता है। यस और नो? So section S, that is short title, E extent, C commencement and initiation, that's how it became section. Yes or no मालिक? तो इसकी कोई प्रूफ तो नहीं है, बट हाँ लगता है लॉजिकल हो सकता है। तो आइए सेक्शन 1 पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट का, कि आखिर इनकम टैक्स का सेक्शन नंबर 1 कहता क्या है। राइट, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961. It extend to whole of India. It extend to whole of इंडिया। अब आप ये पूछेंगे कि सर जम्मू कश्मीर भी इंक्लूडेड है क्या, तो इसका जवाब तो मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, दैट इट इज कलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो जम्मू कश्मीर के लोग भी इसके अंदर में टैक्स कवर करते हैं। अब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये इंडिया मतलब क्या हुआ। आपके मन में भी ये सवाल आना चाहिए कि हम इंडिया को किस नजर से देखते हैं, या इंडिया मतलब एग्जैक्टली क्या, क्योंकि लॉ मेकर ने तो ये लिख दिया इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये सुनो, तो चलो देखते हैं बच्चों कि ये होल ऑफ इंडिया मतलब क्या है। चलिए मैं कुछ सवाल पूछता हूं आप सभी से। एवरीबॉडी जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? इधर देखो, अभी एकदम मूवमेंट है, बहुत अच्छा मूवमेंट है, इधर सुनना। तो एक दिन हुआ ये था इंडिया का डाउन साउथ, दिख रहा है साउथ, ठीक है? मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो कभी इसके ऊपर कोई शक मत करना। आगे सुनो। तो हुआ ये कि लेट्स से ये वाइजैग पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, और इस पोर्ट से एक दिन एक शिप निकली। ये शिप दिख रही है, ये शिप दिख रही है, बराबर? तो यहां से एक शिप निकली। जैसे ही शिप निकली उसके अंदर में खाने पीने का अरेंजमेंट था। एक लेडी आई शिप के अंदर में, वहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था। लेट्स से किसी व्यक्ति का मैं नाम ले लेता हूं। आज किसी व्यक्ति का मेरे को नाम चाहिए, तो जल्दी से एक बताइए किसका नाम लूं मैं, जल्दी से बताइए किसका नाम लूं। कोई भी एक जन का नाम बता दीजिए। तो शिप थी, शिप इंडिया से निकली, राइट? वहां पे कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट्स था, तो एक व्यक्ति का नाम चाहिए।
सुदेश का नाम ले लेते हैं, चलिए सुदेश जी का नाम ले लेते हैं। तो हुआ ये, एक लेडी शिप में सुदेश के पास आई, सुदेश से पास आके कहती है, ओ सर आप कितने अकेले अकेले हैं, आपको कुछ खाने और पीने के लिए लेके आऊं? आपको तो पता है सुदेश अपना गांव का बंदा, हाँ मैडम लाओ ना, सब चाहिए, सब लेके आओ, सब लेके आओ। वो तुरंत गई, कुछ खाने और पीने के लिए लेके आई, साथ में बिल भी लेके आई है, और बिल देते उसने कहा भैया ये लीजिए बिल। सुदेश ने पैसे निकाल करके दे दिए। जैसे ही ये लेडी पैसे लेके जा ही रही थी, जैसे ही ये लेडी पैसे लेके जा ही रही थी, इतने में वो आया। वो इस पूरे लेक्चर भर जब भी वो आया का मतलब एक ही है, असेसिंग ऑफिसर, जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर। तो पैसे लेके जैसे जा ही रही थी, इतने में वो आया असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर आकर के बोलता है, एओ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले को कहते हैं एओ, असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर आकर बोलता है, ओ मैडम इधर 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 आइए, इधर आइए, चल लाओ जल्दी से निकालो, चलो जल्दी निकालो। द लेडी, क्या क्या चाहिए आपको? अरे करप्ट माइंड, टैक्स निकालो, टैक्स। आपने अभी अभी इनकम कमाई, गुड्स बेचे, इनकम कमाई, चल लाओ टैक्स दो, जल्दी दो, तुमको मिला मेरे को चाहिए, लाओ जल्दी दो। लेडी, सर आपने शायद इनकम टैक्स नहीं पढ़ा, आपको विजय सर के पास जाना चाहिए, आपने शायद इनकम टैक्स नहीं पढ़ा। इनकम टैक्स के सेक्शन 1 पे लिखा है, द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। मैं कहा हूं? दरिया में कोई इनकम टैक्स नहीं। आप देखिए हम पानी में, हम हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान गया पीछे, हम हिंदुस्तान में नहीं है, सो कोई इनकम टैक्स नहीं। अरे मैडम पर पानी तो हिंदुस्तान पे ही है ना? आहा गलत, पानी जमीन पे है, और ये जमीन हिंदुस्तान कैसे हुई? आप मैप देख लीजिए, कोई इनकम टैक्स नहीं। आप मुझे बताइए, इंडिया से हम बाहर निकल गए, लेट्स से नीले नीले समंदर में एक शिप है, यहां गुड्स बेचा, पैसे कमाए, क्या इसके ऊपर इनकम टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है क्या? हाँ या ना? सुदेश जी से कलेक्ट किया जा सकता है टैक्स, हाँ या हाँ? जल्दी से बताइए, मुझे कमेंट का इंतजार है, जल्दी से बताइए हाँ या हाँ। तुम यार हंसते रहते हो। यस कलेक्ट किया जा सकता है, तो पारुल जी कह रही है, अनामिका जी कह रही है, सुदेश कह रहे हैं यस, सब कह रहे हैं यस कलेक्ट किया जा सकता है, यस उमंग कह रहे हैं, अनुज भी कह रहे हैं भाई साहब टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। ओहो बहुत बढ़िया बेटा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, कमेंट करो, आपके दिल को कुछ तो लग रहा होगा, कमेंट करो कि क्या लिया जा सकता है, हाँ या हाँ। सभी कह रहे हैं हाँ, एक भी जन नहीं कह रहा है नो। यार ऐसे कैसे चलेगा, फिर तो मजा ही नहीं आएगा, एक हाथ का तो नो चाहिए ना मेरे को। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार, कमेंट करते जाओ, कमेंट नहीं रोकना। डिपेंड करता है, ओहो भाई साहब ये वंश मेरा भाई है, डिपेंड करता है किस पे, पर्टिकुलर लाइन के अंदर है तो। अच्छा जी साहब, घोष जी क्या कहना है आपका? 12 नॉटिकल माइल, 14 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, ओ भाई साहब यहां पे तो नॉटिकल माइल के ऊपर आ गए लोग। ठीक है चलिए दूसरा सवाल आपके सामने रखता हूं। हुआ ये, इस सवाल को अपने साथ रखिए। हुआ ये कि एक दिन यहां से एक प्लेन उड़ा, प्लेन दिख रहा है, प्लेन उड़ा, ये प्लेन दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा इट इज अ प्लेन। सो एक दिन ये प्लेन उड़ा, प्लेन में जैसे ही आदमी आकर के बैठा, उसे भूख लगी, और इतने में ही एक खूबसूरत दीदी, इतने में ही एक खूबसूरत दीदी किसी के पास आई। किसका नाम लूं साहब? अमन का नाम ले लेता हूं। अमन के पास आई, अमन को आके बोली, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग सर? अमन दीदी को देखते ही, हाँ लेके आओ ना, क्या क्या है लेके आओ, सब लेके आओ, अपने को सब चलेगा। इतने में दीदी कुछ खाने और पीने का लेकर के आई, दीदी ने बिल सर्व किया, बिल सर्व करते पैसे लेते ही वो जा ही रही थी, इतने में वो आया, वो एओ आकर के बोलता, ओ ताई इधर इधर इधर, टैक्स लाओ जल्दी, टैक्स निकालो। एक्सक्यूज मी, किस बात का टैक्स? मैडम आप समझ नहीं रही है ना, आपने गुड्स बेचे हैं, इनकम कमाई, इनकम है तो टैक्स है, चलो लाओ जल्दी जल्दी दो, चलो लाओ जल्दी जल्दी लो। आप समझ नहीं रहे हैं, आप जा करके लॉ के वर्ड पढ़िए, लॉ में बड़ी क्लियर बात लिखी है, द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। मैं कहां हूं? हवा में। अरे मैं कहां हूं? हवा में। आप आपका सेक्शन 1 पढ़िए, लॉ बड़ी क्लियर है, द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। हम कहां हैं? हवा में। अमन थे हवा में, सुदेश थे दरिया में। क्या यहां पे टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है क्या?
इसी के लिए एक सवाल उठा, और जब सवाल उठा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक डेफिनेशन ऐड करी। जब ये सवाल उठा कि क्या यहां पे भी टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, तो इससे एक सवाल उठा कि जब आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया में क्या, और इसीलिए इंडिया को डिफाइन करना जरूरी हो गया। इसीलिए इंडिया को डिफाइन करना जरूरी हो गया। तो सर ध्यान से सुनिए कि इंडिया को क्या डिफाइन किया गया है, क्या इस चीज के लिए ही हमें एक डेफिनेशन पढ़नी होगी, इंडिया का डेफिनेशन। सर क्या हमारे बुक में इंडिया का डेफिनेशन है? आपकी बुक में सब कुछ है। पेज नंबर 8 पे आइए, पेज नंबर 8 पे आइए आपके नोट्स के, वहां पे इंडिया का डेफिनेशन आप लोगों को दिया हुआ है। चेक कीजिए क्या दिया है डेफिनेशन के अंदर में। इंडिया मींस टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर में क्या आता है? पूरा टेरिटरी लैंडमास जो आप मैप में अंदर देखते हैं वो पूरा इंडिया के अंदर में आता है। सो इंडिया मींस टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रिफर्ड टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जितना लैंडमास हमारा बनाया हुआ है वो सारी चीजें आती है। इट्स टेरिटोरियल वाटर, सी बेड, सबसॉइल, अंडरलाइंग वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, exclusive economic zone or any other maritime zone as referred to in territorial water, continental shelf, exclusive economic zone or other maritime zone act and the airspace above its territorial water। ओहो साहब, इतने टेक्निकल भाषा में लिखा है कि आपको इत्तू सा भी नहीं समझ में आया होगा कि क्या लिखा है। मैं आपको थोड़े आसान भाषा में समझाता हूं इस एक्ट में कहना क्या चाह रहे हैं भैया जी, हमारे कहना क्या चाह रहे हैं। इस एक्ट को बड़े सिंपल से तरीके से समझाता हूं। इंडिया में क्या क्या इंक्लूड होता है? इंडिया के अंदर में इंक्लूड होता है लैंड मास। इंडिया में क्या इंक्लूड होता है? इंडिया में जो आपका लैंड मास दिया हुआ है पूरा का पूरा मैप, वो कवर होता है। अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, इसे हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर। इससे अंदर कुछ भी आया या इससे बाहर कुछ भी गया, इसे हम कहते हैं इंपोर्ट ऑब्लिक एक्सपोर्ट। अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या कहते हैं हम इसे? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इंडिया आपको पता है कहां तक है? यहां तक है। अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, सभी लोग को बनाना है, ये बना लो। अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक के आपका इंडिया कवर होता है। इंडिया यहां से शुरू हो जाता है, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी इस लाइन के आगे या इस लाइन के बाद लगती है आपको, जिसे हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर। 1 नॉटिकल माइल्स 1.85 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली आता है। सो लैंडमास तो कवर होता ही है, सी बेड भी कवर होता है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। ये एक इमेजिनरी लाइन है, यहां पे कोई बॉर्डर नहीं बनी हुई है, ये एक इमेजिनरी लाइन है 200 नॉटिकल माइल्स तक के। अब कुछ नालायक बच्चे मुझसे जरूर पूछेंगे, सर 200 नॉटिकल माइल्स के पार कोई इनकम जनरेट हुई तो? इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल वाटर्स, और इंटरनेशनल वाटर्स में जो इनकम कमाई गई उसको यूएनएमसी के लॉ के हिसाब से हम लोग को ट्रीट करना होता है, वो एक इंटरनेशनल इनकम कही जा सकती है। Yes or no? So up to 200 नॉटिकल माइल्स तक के आपका क्या है बेटा? इंडिया कवर किया जाता है। अप टू 200 नॉटिकल माइल्स 1.85 टेंटेटिवली किलोमीटर्स, राइट, तक के 1 नॉटिकल माइल होता है, और ऐसे लंबाई में होता है। इसके अंदर में सी कवर होता है, सी बेड कवर होता है, और एयर स्पेस अबाउ सी बेड भी कवर होता है। मतलब अब समझ लीजिए कि हमारे केस में अमन अगर फ्लाइट के अंदर में है और उन्होंने वहां, लेट्स से फ्लाइट ओनर्स ने वहां कोई इनकम कमाई है, हवा में कोई इनकम कमाई है, क्या इसे टैक्स किया जा सकता है इंडिया में? इसका जवाब होगा हां, अगर वो अप टू 200 नॉटिकल माइल्स होगा। यही पानी में शिप के ऊपर कोई इनकम कमाई, क्या ये टैक्स की जा सकती है? यस। सर पानी में से कौन कौन सी इनकम हो सकती है? मैं आपको बताता हूं। जो क्रूड ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल वहीं से पानी से निकाला जाता है, गैस निकाली जाती है, और वहीं के वहीं इसका डीलिंग हो जाता है। इसीलिए इस डेफिनेशन को हमें पढ़ना जरूरी है। आपने कई बार देखा होगा क्रूड ऑयल की जब पिक्चर आती है तो क्रूड ऑयल जो होता है वो समुद्र के अंदर से निकाला जाता है। तो ऐसे केसेस में उसका सौदा अगर वहीं हो जाए तो कई कंपनी टैक्स अवॉइड करने की कोशिश करती थी। इसीलिए डेफिनेशन को इतना ब्रॉड रखा गया कि सिर्फ लैंडमास में आने वाली इनकम नहीं, पानी में भी कई बार जब मछलियां मछुआरे निकालते थे तो इसका डीलिंग वहीं के वहीं कर डालते थे।
वहीं के वहीं इसका डीलिंग कर डालते थे। फॉर एग्जांपल होता ये था, छोटी बोट बड़ी शिप तक के जाती थी, बड़ी शिप जो होती थी ये क्या करती थी, पूरी की पूरी मछलियां निकालती थी और वहीं पानी के अंदर ही इसे बेच देती थी और टैक्स पे करने में आनाकानी करती थी। इसलिए भी इस डेफिनेशन को इतना ब्रॉड रखा गया कि बॉस अगर आप पानी में हैं, पानी के अंदर या अबव एयर स्पेस में भी कोई इनकम कमाई है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, तो इसे इंडिया में टैक्स किया जा सकता है, इंडियन टैक्सिंग राइट्स बनते हैं इसके ऊपर। हालांकि एक बात आप समझिएगा, ये जो 12 नॉटिकल माइल्स है, एक बच्चे ने सवाल पूछा सर ये इस साइड ही है इस साइड नहीं है क्या? ये हर तरफ जहां पे आपको पानी का सी बेड होगा वहां पे ये अवेलेबल होगा। हालांकि हमारे श्रीलंका के साथ कुछ अलग अग्रीमेंट्स है कि इंटरनेशनल वाटर्स आपके कितने और हमारे कितने माने जाएंगे, तो फिर उस लॉ के हिसाब से हमें कंसिडर करने होते हैं। ये एक इन जनरल लॉ हम पढ़ रहे हैं, राइट। सो इंडिया कहां तक के है? इंडिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक के फैला हुआ है। सर क्या ये डेफिनेशन और इंडिया का डेफिनेशन हमें याद रखना है? आंसर इज नो, पर ये आपके नॉलेज के लिए है किस तरीके से। एक बार मुझसे एक बच्चे ने ये भी सवाल करा, मैं वो भी सवाल आपसे कह देता हूं कि सर लेट से जम्मू कश्मीर के ऊपर हो गया या नेपाल साइड हो गया, यहां तो हमें पानी है ही नहीं, तो फिर यहां पे हमारे को 12 नॉटिकल माइल्स का कोई गेम नहीं है। कैसे हो सकता है बेटा, वहां पे ऑलरेडी इंटरनेशनल बॉर्डर्स आ जाती है, तो वहां 12 नॉटिकल माइल्स का तो कोई गेम ही नहीं बन सकता। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस। चलिए, तो यहां तक के आपका इंडिया फैला हुआ है। सेक्शन 1 पे वापस आते हैं। हम लोग इंडिया का डेफिनेशन पढ़ के आए। इज इट इंपॉर्टेंट और नॉट सो इंपॉर्टेंट? सर दीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ पहली बार पढ़ने के लिए, समझने के लिए ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो सेक्शन 1 पे वापस आइए, पेज नंबर 4। द एक्ट इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, तो ये होल ऑफ इंडिया इसके अंदर में कवर होता है। इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। इस बात का लॉजिक तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि एक्ट 1961 में आया, लेकिन इंप्लीमेंट अगले साल से होता है, हेंस इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इज 23 इन द एक्ट। It contained 298 section and total schedule in the act is 14। तो ये बड़े होके आपको एमसीक्यू बन सकते हैं, ये दो पार्ट बड़े होके आपको एमसीक्यू बन सकते हैं। इसे आप एक बार हाईलाइट करके रख दीजिए। डन सर। रजिस्टर में जाइए, रजिस्टर में जा करके सेक्शन 1 लिखिए। रजिस्टर में जाइए, रजिस्टर में जाकर सेक्शन 1 लिखिए। द एक्ट इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। बस ये दो पार्ट लिख दीजिए, इसके अलावा किसी चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। डन प्रभु। चलिए आगे आइए। अब आते हैं डायरेक्ट सेक्शन नंबर 4 पे। अब तक हमने सिर्फ सेक्शन नंबर 1 पढ़ा और मैं डायरेक्ट आपको सेक्शन नंबर 4 पे लेके जा रहा हूं। सर 2 और 3 आ जाएगा, जैसे लेके जा रहा हूं वैसे लेके जाओ, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, आपको तो पता ही है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 4, बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज देता है ये सेक्शन कि इनकम टैक्स कैसे लागू किया जाएगा। सबसे पहले बेरैक्ट की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं कि बेरैक्ट की लैंग्वेज क्या है, और उसके बाद हम लोग इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ेंगे, राइट। आइए इधर, बेरैक्ट को भी बाजू रखते हैं क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मेरे साथ पढ़िए, और इसे लिखना भी है एज इट इज। इसे लिखना भी है रजिस्टर में एज इट इज। सेक्शन को नाम दीजिए सेक्शन नंबर 4 और इसे लिखिए, एज इट इज लिखना है। इनकम टैक्स पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर, ये पहली लाइन में लिखिएगा। इनकम टैक्स इज पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर, ये बात पेज नंबर 5 पे लिखी है। एज इट इज रजिस्टर में लिखना है, एज इट इज। इनकम टैक्स इज पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट in respect of total income of any person in previous year।
So income tax is payable for any assessment year at the rate specified in Annual Finance Act in respect of total income of any person in previous year. मल्टी कलर पेन यूज करना बोला था, आप बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिए और अगर लिख के हो गया होगा तो मुझे बता दीजिए. इनकम टैक्स इज पेएबल, मेरे साथ आप रिपीट भी कर सकते हैं. सेक्शन 4 क्या कह रहा है? इनकम टैक्स इज पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर at the rate specified in Annual Finance Act in respect of total income of any person in previous year. डन हो गया साहब? अब इसको डीप में जाते हैं और तोड़ते हैं, एक एक वर्ड को तोड़ते हैं. क्या कहना चाह रहा है सेक्शन? सेक्शन कहता है इनकम टैक्स कब और किस पे लगेगा. आई रिपीट, सेक्शन कहना चाहता है इनकम टैक्स कब और किसके ऊपर लगेगा. तो हम आगे बढ़ते हैं, एक एक वर्ड को पढ़ते हैं, एक एक वर्ड तोड़ेंगे. यहां से कोई भी लेक्चर फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना, ईमानदारी से स्लो स्लो के अंदर में देखना. सबसे पहला वर्ड लिखा है सेक्शन 4. सेक्शन 4, सेक्शन 4 वो सेक्शन है जो याद रखना है. सेक्शन 4, इनकम टैक्स इज पेएबल. एक मिनट, क्या हमें इनकम का वर्ड मतलब समझ में आ गया? क्या हम ढूंढ सकते हैं इनकम मतलब क्या? यस. तो इस वर्ड को हमने तोड़ दिया. क्या टैक्स अब हमें समझता है? यस. टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं. टैक्स मतलब समझता है? यस. तो ये दो वर्ड को तो हम तोड़ चुके हैं. इनकम टैक्स इज पेएबल. इनकम टैक्स इज पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर. ठीक है, ये असेसमेंट ईयर मतलब क्या होता है? ये तो हमारी जिंदगी में पहली बार आया हुआ वर्ड है. तो एक सवाल, असेसमेंट ईयर मतलब हमें ढूंढना होगा. एट द रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट. ये दूसरा सवाल, हमें थोड़ी नहीं पता इनकम टैक्स के रेट क्या है. आपको तो पता है, हम नादान बच्चे हैं, पहली बार इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं. तो दो सवाल हमारी जिंदगी में आ गए. असेसमेंट ईयर मतलब क्या होता है, रेट क्या दिए हैं फाइनेंस एक्ट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम. अरे रुक जा, टोटल इनकम का मतलब तो तुझे पता चल ही चुका है. ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन क्या बनेगा बेटा? टोटल इनकम. याद आ रहा है? टैक्स किस पे किया जाता है? टोटल इनकम पे. टैक्स किस पे किया जाता है? टोटल इनकम पे. टैक्स किस पे किया जाता है? टोटल इनकम पे. टोटल इनकम का वर्ड हमने तोड़ दिया. आप समझ रहे हैं मैंने आपको बेसिक क्यों पढ़ाया? क्योंकि ये सेक्शन को पढ़ने से पहले कुछ वर्ड तो भी एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए थे. हौले हौले जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन मजे से जाएंगे. वापस से एक बार रीड कर रहा हूं साहब, वापस से एक बार रीड कर रहा हूं. ये सेक्शन को याद रखना है आपको. इनकम टैक्स इज पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन. स्टॉप. ये तीसरा सवाल मेरी जिंदगी में आ गया. पर्सन मतलब कौन, किसको टैक्स देना है? याद होगा तो हमारा एक डिस्कशन था, क्या भगवान को टैक्स देना है या ट्रस्ट को टैक्स देना है. इस डिस्कशन पे हमने कोई कंक्लूजन नहीं निकाला था. मैंने कहा था रुक जा दीवाने, आएगा ये आगे. अब हमें डिस्कस करना होगा कि पर्सन आखिर कौन है, किसे टैक्स देना होता है ऑन द प्रीवियस ईयर. फिर एक सवाल, यानी हमें 4 सवालों के और जवाब चाहिए तो सेक्शन 4 की क्लैरिटी बनेगी. असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, पर्सन क्या होता है और रेट क्या है. जब इन 4 वर्ड को खोद डालेंगे तब हमें ये लाइन क्या लिखी है वो समझ में आएगी, जिसे हम रिविजिट करेंगे. एक बार इसको फिर से पढ़ें सब लोग, और लाउडली पढ़ें. आपके आजू बाजू जो भी बैठा है उसे सुनाई आना चाहिए. इनकम टैक्स, मेरे साथ बोलें, इनकम टैक्स इज पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट in respect of total income of any person in previous year. डन सर? अच्छा जी, तो अब एक एक चीज को खोदते हैं. सबसे पहले ढूंढते हैं आखिर वो पर्सन कौन है, वो व्यक्ति कौन है जिसको ये टैक्स देना है. पर्सन का डेफिनेशन आपको तुरंत ही मिलेगा नीचे पेज नंबर 5 के ऊपर ही. पर्सन क्या ये डिफाइंड है? हर चीज का डेफिनेशन ढूंढने के लिए हमें कहां जाना है? सेक्शन 2. जैसे कि मैंने आपको कहा था, हम उनमें से नहीं है जो आपको डायरेक्टली आगे पहुंचा देंगे. नहीं, मैं आपको 1 पे लाया, 1 से 4 पे लेके आया, 4 में एक वर्ड मिला, उसको डिफाइन करने के लिए वापस 2 पे लेके जा रहा हूं. 2 वो सेक्शन होता है जो जनरली डेफिनेशन कवर करता है. सेक्शन 2 का सबसेक्शन 31 पर्सन की डेफिनेशन को कवर करता है. सभी लोग मेरे साथ रजिस्टर पे रहेंगे. राइट, आपने सेक्शन 4 लिख दिया, उसके आगे लिखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 31
पहला वर्ड खोदने जा रहे हैं पर्सन। सेक्शन 4 में हमें सवाल दिए, अब इन सवालों को ढूंढने निकल रहे हैं, चारों जवाब मिल जाएंगे तो सेक्शन 4 अनलॉक हो जाएगा। ठीक है मालिक, आगे बढ़े। पर्सन, किस व्यक्ति को टैक्स देना है, कौन कौन से व्यक्ति इनकम टैक्स में कवर है। आइए पेज नंबर 5 पे पहला वर्ड लिख रहा है इंडिविजुअल। जैसे लिख रहा हूं बिल्कुल वैसे ही लिखते जाइए, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब क्या, चलिए इस बात पे मंथन करते हैं। इंडिविजुअल मतलब क्या, आप सोच के मुझे बताइएगा। क्या मेल कवर है, क्या मेल कवर है, क्या फीमेल कवर है, बाकी सब सोच के देखिएगा। इंडिविजुअल मतलब क्या मेल कवर है, यस। क्या फीमेल कवर है, यस। क्या बाकी सब कवर है, दैट इज। क्या ट्रांसजेंडर को भी इनकम टैक्स की लायबिलिटी है, आंसर इज यस। मेल फीमेल बाकी सब कवर है। इनकम टैक्स इस बारे में कोई कैटेगराइज नहीं करता। इनकम टैक्स पहला ही वर्ड लिख देता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब अ नेचुरल पर्सन, जैसे मेल, जैसे फीमेल एंड ट्रांसजेंडर LGBTQ ग्रुप भी एक नेचुरल पर्सन है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से एक प्रॉपर वैलिडिटी है, इनको भी एक थर्ड पर्सन करके रिकॉग्नाइज किया जाता है, जो बहुत पहले से होना ही चाहिए था। तो साहब क्या इनकम टैक्स में कवर्ड है, आंसर इज यस। मेल फीमेल बाकी सब पूरे के पूरे कवर्ड है। सो व्हाट इज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मींस अ नेचुरल पर्सन, इट कवर्स मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। अब कुछ और सवाल जो आपके मन में आते हैं उनको क्लियर कर देता हूं। कुछ सवाल जो आपके मन में आते हैं उनको क्लियर कर देता हूं। बताइए कोई बच्चा है छोटा सा बेबी, लेट से मेरा लड़का स्वास्तिक, क्या ये इंडिविजुअल में कवर हो सकता है। लेट से स्वास्तिक ने कोई इनकम कमाई, रिच जो हम बचपन से कार्टून देखते आए हैं, इसने कोई इनकम कमाई, क्या ये टैक्स दे सकता है। इज माइनर लाइबल टू टैक्स, आपके जवाब मुझे कमेंट में चाहिए। इज माइनर लाइबल टू टैक्स, इज माइनर लाइबल टू टैक्स। सुदेश कहते हैं यस माइनर इज लाइबल टू टैक्स। दीपाली वाला सवाल ही मैंने पूछ लिया, आप टेंशन मत लो, आप सवाल मत पूछो, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आप सवाल मत पूछो, सवाल का मेरे पास छोड़ दो। जितने बच्चे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट, सवाल एकदम एंड में सारे आपके पूरे दूंगा जवाब। इज माइनर लाइबल टू टैक्स। चलिए अनुजा कह रही है नहीं, हर्षिता बच्ची कह रही है नहीं, अंकित कह रहे हैं नहीं, वंश कह रहे हैं यस, केपी पीडिया कह रहे हैं यस, तुषार कह रहे हैं नो, दीपिका कह रही है यस, रीमा कह रही है नो, टेक ब्रो कह रहे हैं नो, चिराग गर्ग कह रहे हैं नो, विधि कह रही है नो, सावन कह रहे हैं यस। तो ये जो नो वाले हैं मैं इनसे बात करना चाहूंगा कि क्यों नो क्यों, माइनर है, इनकम कमाई है, आपको तो पता है इनकम टैक्स सिर्फ इनकम करता है, पैसे पे ही मरता है, तो उनने इनकम कमाई है तो वो टैक्स देंगे। माइनर के साथ क्या प्रॉब्लम है भैया आपकी, क्यों ऐसा कर रहे हो, मेरे को नहीं समझ आ रहा। माइनर इंसान नहीं, नेचुरल पर्सन नहीं है, नेचुरल पर्सन है तो वो पर्सन की डेफिनेशन में कवर है। ये क्या बात हुई, सिर्फ बड़ों से ही टैक्स लोगे। सीनियर बोलते हैं कि आपका सन का भी पैन कार्ड है, क्लबिंग प्रोविजन विल बी अट्रैक्टेड। देखिए ये क्लबिंग प्रोविजन वाले बाजू हो जाओ। नॉट लाइबल टू पे, माइनर कैनॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ओ जी सुनीता जी ने अपना फाउंडेशन वाला दिमाग लगाया, उनने कहा माइनर कैनॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, पर सुनीता जी ये भूल रही है कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है ही नहीं, हम इनकम टैक्स में हैं। ये एक वेगड़ा एक्ट है, सेपरेट एक्ट है, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है। सर उनके पेरेंट्स की इनकम में ऐड होगा, मैंने आपसे ये पूछा ही नहीं, मैंने आपसे ये पूछा इज माइनर लाइबल टू टैक्स। मैं आपसे क्लबिंग या उनके पेरेंट, इज माइनर लाइबल टू टैक्स, आंसर इज यस और यस। इज माइनर इंडिविजुअल। सर माइनर कांट बी इंसॉल्वेंट। अरे भाई साहब मैं क्या पूछ रहा हूं, आप क्या पूछ रहे हैं, नया है वो सेजल जी, मैंने आपसे सॉल्वेंसी की बात ही नहीं की, मैंने कहा इज माइनर इंडिविजुअल लाइबल टू टैक्स। मैं क्या पूछ रहा हूं, आप क्या पूछ रहे हो, नया है वो। अग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, क्या बात है, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा सही लगाया है, लेकिन इनकम टैक्स यहां पे वॉइड वैलिड की तो बात ही नहीं करता, लीगल इलीगल की तो बात ही नहीं करता बेटा।
नो माइनर इज नॉट काउंटेड इन इंडिविजुअल। प्रिंकल कहती है नहीं सर, माइनर इज नॉट काउंटेड इन इंडिविजुअल। अब मैं इसके ऊपर से सस्पेंस हटा रहा हूं, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। इज माइनर इंडिविजुअल? आंसर इज यस। यस, माइनर का पैन कार्ड निकलता है सर, लेकिन पैन कार्ड तो 18 साल के ऊपर वालों का निकलता है ना। ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन के बच्चे का भी पैन कार्ड निकलता है, एक दिन के बच्चे का भी पैन कार्ड निकलता है। इज ही अ नेचुरल पर्सन? ही और शी इज अ नेचुरल पर्सन? आंसर इज यस, हेंस माइनर इज कवर्ड। टैक्स माइनर देगा या उसके पेरेंट्स देंगे, ये अलग विषय है जिसको हम अलग चैप्टर में डील करेंगे, पर क्या वो इंडिविजुअल की कैटेगरी में कवर्ड है? आंसर इज यस। तो यहां पे एक और चीज आएगी, क्यों हिला डाला ना, माइनर कवर हो जाएंगे इसमें। सर नॉन रेसिडेंट्स क्या इंडिविजुअल हैं? मान लीजिए शकीरा दीदी फॉरेन से आई, सनी फॉरेन से आए, सनी देओल फॉरेन से आए, क्या ये इंडिविजुअल्स में कवर होंगे? आंसर इज यस, बिल्कुल कवर होंगे। सर क्यों? इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन, जो नेचुरल है वो सब इसके अंदर में कवर है। हम इस बात पर डिस्कशन ही नहीं कर रहे कि वो रेसिडेंट है या नहीं है। इज इट अ नेचुरल पर्सन? यस, इट इज अ पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सो पहला इंडिविजुअल डन सर। दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। आइए रजिस्टर में लिखिए BHUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। चलिए मानते हैं। मुझे बताइए व्हाट इज HUF, जल्दी से कमेंट करके बताइए HUF मतलब क्या होता है। जल्दी से बताइए HUF मतलब क्या होता है। आप सभी लोगों ने HUF पढ़ा होगा, तो HUF मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए साहब। व्हाट इज HUF? फैमिली बिजनेस होना चाहिए। बहुत बढ़िया साहब, फैमिली बिजनेस होना चाहिए। टेक ब्रो और ओमकार कह रहे हैं साहब फैमिली बिजनेस होना चाहिए। और भी कुछ होता है ना, वो उसके अंदर में वो होता है ना, वो जो धंधा संभालता है वो, अरे वो बोलते हैं ना साहब उसको, वो अरे वो होता है ना, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस होना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ, वो करता 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 होते हैं और उसके घर वालों को वो को पार्टनर बोलते हैं। याद आ रहा है कुछ? हाँ, तुमने पढ़ा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं HUF क्रिएट करना चाहता हूं, क्या मैं कर सकता हूं? मेरा कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, मैं HUF क्रिएट करना चाहता हूं, क्या मैं HUF क्रिएट कर सकता हूं? हाँ या हाँ बताइए। मैं HUF क्रिएट करना चाहता हूं, मेरा कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, क्या मैं HUF क्रिएट कर सकता हूं? हाँ या हाँ। चलिए जवाब आ रहे हैं नहीं, नो के जवाब आ रहे हैं साहब। क्या बात है, हाँ कुछ के जवाब हाँ में भी हैं। बहुत बढ़िया साहब। आओ आपके कंसेप्ट्स को थोड़ा ठीक करें। आप सभी लोगों के साथ BMW है। BMW हाँ बेसिक में वांदे हैं, और इस बेसिक के वांदों को मैं जरा सुधार दूं। सर व्हाट इज HUF? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बराबर है। इंडिया में बहुप्रचलित एक कंसेप्ट, मिलके साथ में बिजनेस करना, ये इंडिया का एक कल्चर रहा है। जॉइंट फैमिलीज इंडिया का एक कल्चर रहा है, और जॉइंट बिजनेस भी इंडिया का एक कल्चर रहा है। इसी के तहत HUF बने। HUF दो स्कूल को फॉलो करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। HUF 2 स्कूल्स ऑफ थॉट पे चलते हैं। एक दया भागा, दूसरा मिताक्षरा। दया भागा is applicable in West Bengal and Mitakshara is applicable to whole of India. There are 2 schools of thought with regards to HUF, Daya Bhaga and Mitakshara. Yes or no? नाउ डिफरेंस दोनों के अंदर में थॉट्स को लेकर के है कि कब किसको फैमिली बिजनेस का टेक ओवर मिलेगा। पता है बचपन से आपने एक बहुत गलत चीज पढ़ी है, दैट यू नो HUF कैसे क्रिएट होता है। HUF इज क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये वर्ड लाइन आपने पढ़ी है लेकिन इसका मीनिंग नहीं समझा। आइए मैं आज आपको इसका मीनिंग समझाता हूं कि HUF कैसे कवर किया जाता है, कैसे बनता है HUF। तो सर सवाल का जवाब ये है कि HUF बनता है 7 टाइम रिंगा रिंगा रोजेस से। हैं 7 टाइम रिंगा रिंगा रोजेस, ये क्या होता है? शादी, 7 फेरे, 7 टाइम रिंगा रिंगा रोजेस,
बराबर है, वो अग्नि के बाजू 7 बार फेरे लेते। शादी होते ही आपका एचयूएफ स्टार्ट हो जाता है। कुछ मिथ्स आपके दिमाग से निकाल दो और फैक्ट्स आपके दिमाग में डाल दो। मिथ्स क्या है? पहला कि हमारे पास कोई बहुत ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इंडियन कानून बदल गए हैं, 2005 में इंडियन लॉज को बदला गया है, ये भी बात आप समझ के चलिए। कोई नया बच्चा जिसका कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, क्या ये एचयूएफ बना सकता है? जी हां, बिल्कुल ये एचयूएफ बना सकता है। एचयूएफ कैसे स्टार्ट होता है? 2 स्कूल्स ऑफ थॉट के बाद ये पढ़िए, हाउ टू स्टार्ट एचयूएफ। हाउ टू स्टार्ट एचयूएफ, इसकी पहली कंडीशन है आपकी मैरिज होनी चाहिए। जी हां, जैसी आपकी मैरिज हुई आपका एचयूएफ स्टार्ट हो गया। देखिए जो आपने लॉ में पढ़ा है उसको कैसे पढ़ाया गया है 11th 12th में। आपको 11th 12th में पढ़ाया गया आपको पर्सन विल टेक एडमिशन बाय बर्थ। ये लाइन आप सभी लोगों ने पढ़ी है, आज मैं इस लाइन को प्रूव करके देता हूं। अ पर्सन विल टेक एडमिशन बाय बर्थ, लेकिन एडमिशन काहे में लेगा? कुछ एग्जिस्ट करेगा तभी तो लेगा ना एडमिशन। और बर्थ कैसे होगा? आई मीन टू से जब तक मैरिज नहीं होगा बर्थ कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं, बायोलॉजिकली नहीं हो सकता, बट आप हिंदू लॉ के हिसाब से सोच के देखिए। दैट मीन्स द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कंडीशन टू हैव एचयूएफ इज अ मैरिज। 7 टाइम रिंगा रिंगा रोजेस, यस और नो? ये सिर्फ बोलने की बात है, मैरिज किसी भी तरीके से, इट शुड बी अ लीगल मैरिज। मैरिज होने के बाद होना चाहिए जॉइंट बैंक अकाउंट। हस्बैंड और वाइफ जैसे ही शादी हुए अपना एक एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं। इनको अपना एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है एचयूएफ के नाम से। फॉर एग्जांपल विजय, विजय की वाइफ पल्लवी, अब ये दोनों मिलकर के एक एचयूएफ चालू कर देंगे, विजय पल्लवी एचयूएफ। तो इनका एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और तीसरा इन्हें क्या लेना पड़ेगा? पैन कार्ड लेना पड़ेगा। तीसरा इन्हें क्या लेना पड़ेगा? पैन कार्ड लेना पड़ेगा। जैसे ये 3 स्टेप कंप्लीट हुए आपका एचयूएफ चालू हो गया। इसके बाद स्वास्तिक आएगा, वो ऑटोमेटिकली एडमिशन ले लेगा बाय बर्थ। एडमिशन तब होगा ना जब कुछ एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अपने सारे 11वीं 12वीं वाले टीचर को आज आप चैलेंज कर सकते हैं इस पॉइंट पे कि एचयूएफ कैसे स्टार्ट होता है। अपने दोस्त भाई यार रिश्तेदार से जरूर पूछिए एचयूएफ कैसे स्टार्ट होता है। वो आपको बोलेंगे कोई फैमिली बिजनेस होना चाहिए, उनको जाके माना चल झूठे। एचयूएफ चालू होता है 7 टाइम रिंगा रिंगा रोजेस, मैरिज से, और मैरिज से आपका एचयूएफ चालू हो जाता है साहब। दूसरा सवाल, कैन वुमेन भी करता? इस बारे में भी मिथ है जो मैं आपको क्लियर कर दूं। क्या वुमेन करता हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। हिंदू लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 के हिसाब से अ वुमेन कैन बी करता। यस और नो? जनरली मेल एक ही फैमिली में को पार्टनर रह सकते हैं। लड़कियों के पास पावर है कि वो 2 फैमिली में रह सकती है, अपने पप्पा के एचयूएफ में भी रह सकती है और अपने हस्बैंड के एचयूएफ में भी रह सकती है। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों भी जगह रह सकते हैं। ये है कुछ मिथ्स, और जिसको समझ में आया होगा भाई फुल रिस्पेक्ट। यस और नो मालिक? चलो जी। सो दया भागा हो या मिताक्षरा हो, दोनों भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में कवर है। दया भागा से एचयूएफ क्रिएट हुआ हो, मिताक्षरा से एचयूएफ क्रिएट हुआ हो, दोनों भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में कवर्ड है। सो पहला कौन कौन कवर है? इंडिविजुअल इज अ पर्सन, एचयूएफ इज अ पर्सन, एचयूएफ इज अ पर्सन। तीसरा कौन है? कंपनी। लो साहब, तीसरा व्यक्ति, जाइए यहां पे लिखिए सी, कंपनी। कंपनी के अंदर में दोनों कंपनी कवर है, एक डोमेस्टिक कंपनी दैट इज इंडियन कंपनी, दूसरी फॉरेन कंपनी। सो डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, दोनों भी इनकम टैक्स के अंदर में कवर है। छोटा सा एग्जांपल, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, अमेजॉन ले लीजिए, alibaba.com ले लीजिए, ये इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। एडिडास, रीबॉक इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया में ऑपरेट कर रहा है। दीज आर ऑल फॉरेन कंपनीज। यहां से जितना इनकम कमाएंगे इंडिया में उसका टैक्स देके जाना होता है, और इंडिया में इसे एक पर्सन माना गया है। इंडिया में इसे एक पर्सन माना गया है। यस और नो? डी, कंपनी के केस के बाद अ फर्म, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। यहां पे लिखिए फर्म, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। ब्रैकेट में लिख के रखिए एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 44AD। बस इतना लिख के रखिए। इसका मीनिंग आपको अभी नहीं समझ आएगा, पर आपको अभी सिर्फ इतनी लाइन समझनी है। फर्म इंक्लूड्स एलएलपी,
ये बात तो आपको वैसे भी फाउंडेशन में बता दी गई होगी, फर्म और एलएलपी के बीच में क्या डिफरेंस है। फर्म इज कवर्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932 वेयर एज एलएलपी इज कवर्ड बाय एलएलपी एक्ट 2008। लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, लाइबिलिटी इज लिमिटेड, यस और नो। नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट है, नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट नहीं दी गई है एज सच, यस और नो। तो सर फर्म और एलएलपी ये दोनों इनकम टैक्स में कवर किए जाते हैं। फर्म और एलएलपी इनकम टैक्स में क्या किए जाते हैं, कवर किए जाते हैं। एओपी बीओआई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब ये क्या है, जनरली आपने इस तरीके के वर्ड कभी सुने नहीं और पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन आपने इन तरीके के एसोसिएशन जरूर देखे हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहले जाते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है। मतलब कुछ लोग मिलकर के अगर एक संगठन बना दे, एक एसोसिएशन बना दे, इसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। छोटा सा एग्जांपल, आईसीएआई, आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई, दीज आर बॉडी कॉर्पोरेट्स पास्ड बाय सेपरेट एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट, और इसके अंदर में सारे इंडिविजुअल्स ही है। इनको इनकम कैसे होती है, आप अपने एजुकेशन फीस भरते हैं, एग्जामिनेशन फीस भरते हैं, मेंबर्स अपने मेंबरशिप फीस भरते हैं और इन्हें इनकम जनरेट होती है, बराबर है। अब ये कोई कंपनी नहीं है, आप ध्यान से सुनिए, आईसीएआई, आईसीएसआई ये कोई कंपनी नहीं है, इसीलिए इन्हें एक सेपरेट कैटेगरी दी हुई है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। रेलवे मजदूर यूनियन संघ या जितने भी मजदूर संघ होते हैं, जैसे शुगर कारखाना संघ, अब इसके अंदर में जितने भी वर्कर्स होते हैं ये सब मिलकर के एक एसोसिएशन बनाते हैं, उसकी मेंबरशिप फीस पे करते हैं और उस सोसाइटी को रन किया जाता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या कवर होता है बेटा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को ले लीजिए, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में जितने लोग होते हैं ये मैक्सिमम तौर पे इंडिविजुअल होते हैं एज देयर मेंबर, बराबर है। अब आप जब डेफिनेशन पढ़ेंगे इनकम टैक्स की, वहां पे कहीं पे भी आपको कोऑपरेटिव लिखा हुआ दिखेगा नहीं, लेकिन कोऑपरेटिव एग्जिस्ट करते हैं, आपको भी पता है। इनकम टैक्स में इसे डाल दिया जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशन जिसके इंडिविजुअल्स ही मेंबर हो, नेचुरल पर्सन ही मेंबर हो, इसे हम इनकम टैक्स में बॉडी ऑफ इंडिविजुअल दैट इज बीओआई में क्लासिफाई करते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। नाम बड़ा क्लियर है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। यहां पे इंडिविजुअल एंड अदर देन इंडिविजुअल्स भी कवर होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक इंडिविजुअल और एक कंपनी ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर कर लिया। लेट्स से मेरी लैंड थी, एक बिल्डर आए हमारे पास, जीएमआर इंफ्रा, वो बोले कि हम मिल करके आपके लैंड पे बिल्डिंग बनाएंगे, जो भी प्रॉफिट आया हम डिवाइड करेंगे। अब इस जेवी में, जॉइंट वेंचर में कौन आया, विजय प्लस अ कंपनी, इंडिविजुअल प्लस अ कंपनी। जब ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस बन गया, इसे इनकम टैक्स में एओपी कहा जाता है। जॉइंट वेंचर आपने अकाउंट्स के अंदर में पढ़ा होगा, लेकिन इनकम टैक्स में जॉइंट वेंचर को पर्सन ना मान के उसका नाम बदल दिया गया है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस कर दिया गया है। यस और नो, एसोसिएशन ऑफ पर्संस कर दिया गया है। सो ध्यान से देखिएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्संस इंक्लूड पर्सन और पर्संस, covers only individuals, may be profit or not। ये जो एओपी है ये प्रॉफिट के लिए बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, मे बी फॉर प्रॉफिट और नॉट। लेट्स से क्लब, रोटरी क्लब्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गए, जॉइंट वेंचर्स एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो गए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आईसीएआई, मजदूर संघ एटसेट्रा, ये हो गए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। मैक्सिमम ऑफ द केसेस में कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में आ जाती है।
डन सर। अच्छा, अब एक बात समझिए, ये हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब इसके कई कैटेगरी हो सकते हैं। कोई बच्चा मुझसे एक और सवाल पूछ सकता है, मैं उसे अभी ही रिप्लाई कर दूं। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी या ओपीसी, ये हमेशा कंपनी में आएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में नहीं आएगा। गेटिंग इट और नॉट? कंपनी 3 कैटेगरी की होती है, तो उसे कंपनी में ही क्लासिफाई किया जाएगा। सिर्फ ऐसा एसोसिएशन जिसमें इंडिविजुअल्स कवर हो, ऐसा एसोसिएशन, लेट्स से 5 दोस्तों ने मिलकर एनजीओ चालू कर दिया खुद का। नाउ दैट एनजीओ, इनकम टैक्स में एनजीओ करके कोई सेपरेट पर्सन नहीं है, बट उसे हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर में क्लासिफाई करते हैं। आप अगर जा करके डेफिनेशन देखोगे, डेफिनेशन 7 ही पॉइंट कवर करता है। इसमें क्या क्या गायब दिखता है आपको? कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई ट्रस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं ट्रस्ट कहीं डेफिनेशन में ही नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा एनजीओज बनते हैं, कहीं डेफिनेशन में आपको नहीं दिखता है। इसे या तो एओपी में या तो बीओआई में क्लासिफाई करना पड़ता है। हालांकि दोनों का टैक्सेशन बिल्कुल सेम है, तो या तो आप इसे एओपी में डाल दो, अगर सिर्फ इंडिविजुअल है इसे बीओआई बोल दो, इंडिविजुअल के साथ साथ कोई भी और कैटेगरी ऑफ पर्सन, लेट्स से इंडिविजुअल और फर्म है, इसे एओपी बोल दो, बात एक ही हो जाएगी, दोनों का टैक्सेशन सेम है। सो अब तक क्या क्या कवर हुए? एक इंडिविजुअल, दूसरा एचयूएफ, तीसरा फर्म, चौथा कंपनी, पांचवा एओपी बीओआई, छठवा लोकल अथॉरिटी। 6th पॉइंट लिखिए, 6th पॉइंट लिखिए, लोकल अथॉरिटी। सर लोकल अथॉरिटी में क्या क्या आता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत, एटसेट्रा। सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत को भी इनकम होती है? अरे क्यों नहीं होती मेरे भाई, बिल्कुल होती है ना। सोच के देख, ये जो ठेले लगे होते हैं इनसे रेंट कवर किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बेची जाती है, आपको पानी आपको सप्लाई किया जाता है, इससे इनकम होती है। यस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कई बिजनेस खुद कर रहा है, तो उस केस में उनकी इनकम होती है, उनको भी टैक्स देना होता है विद सर्टेन एग्जेम्पशंस जो हम आगे देखेंगे। बट लोकल अथॉरिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत, ये सब एक सेपरेट बॉडी बनाए हुए हैं और उसके तहत ये पर्सन की डेफिनेशन में कवर होते हैं। यस, अच्छा जी। एंड 7th, ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, एजेपी कहा जाता है इसे, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, देखिए इनकम टैक्स कितनी चालाकी कर गए, उन्होंने कह दिया कि अगर ऊपर 6 में कोई भी व्यक्ति कवर ना हो रहा हो तो उसे एजेपी बोल के क्लासिफाई कर देंगे। देखिए क्या जबरदस्त गेम खेला, अगर ऊपर के कैटेगरी में कोई भी कवर नहीं हो रहा हो तो इनकम टैक्स में उसे एजेपी बोल के कवर कर दिया जाएगा, एजेपी बोल के कवर कर दिया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, इनकम टैक्स ने किसको छोड़ा? किसी को नहीं। जो व्यक्ति ऊपर के 6 में कवर नहीं है, 7वें में उसे जनरल कैटेगरी के अंदर में डाल दिया, बोला अब जो ऊपर के 6 में कवर नहीं है वो 7वें में कवर है। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लॉजेस, ऊपर के 6 में जो भी कवर नहीं है उसे हम बाय डिफॉल्ट के अंदर में 7th क्लॉज में लेके आ रहे एजेपी। एजेपी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के अंदर में हम उसको कवर कर रहे हैं। सो लास्ट 7th कैटेगरी डालिए, 7th एजेपी एनी पर्सन नॉट कवर्ड अबाव। 7 अजूबे इस दुनिया में, 7 पर्सन इस दुनिया में, बात बड़ी सिंपल है, 7 अजूबे इस दुनिया में, 7 पर्सन इस दुनिया में, बात खत्म। चलिए वापस से सभी को डिटेल के अंदर में जाते हैं। ये वो डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है, जी हां ये वो डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। तो अब तक सेक्शन 4 याद करने बोला, 231 याद करने बोला, ये करना ही होगा, राइट। अच्छा जी, 1 2 3 स्टार्ट। पर्सन की डेफिनेशन पेज नंबर 5 नोट्स के ऊपर। कौन कौन कवर होता है? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब कौन? नेचुरल पर्सन। मेल कवर, फीमेल कवर, बाकी सब कवर, यस और नो। अच्छा जी, दूसरा एचयूएफ, दया भागा हो, मिताक्षरा हो, किसी भी तरह का एचयूएफ इनकम टैक्स में एक सेपरेट पर्सन माना जाएगा। तीसरा फर्म, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, तो फर्म और एलएलपी भी एक पर्सन कैटेगरी सेपरेट बनाया गया। चौथा कंपनी, पब्लिक प्राइवेट ओपीसी डोमेस्टिक फॉरेन सब कवर्ड हो गई कंपनी में।
फिर एओपी बीओआई। अगर इंडिविजुअल मिलकर के कोई एसोसिएशन बनाते हैं, हम इसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं। इंडिविजुअल के साथ कोई भी और जुड़ गया, इसका बीओआई की जगह एओपी नाम चेंज कर देना। गेटिंग इट और नॉट? देन लोकल अथॉरिटी, और इन सब में भी अगर कोई कवर नहीं हुआ तो एजेपी। ये क्वेश्चन थ्योरी में इनकम टैक्स में कई बार पूछा है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, कई बार ये थ्योरी में पूछा है, तो याद तो रखना ही होगा। चलिए आज मैं आपको बताता हूं रोमांसिंग द टैक्सेशन। जी हां, गूगल पे जाइएगा, कभी डालिएगा रोमांसिंग द टैक्सेशन, आपको सभी मेरे पेजेस दिख जाएंगे। रोमांसिंग द टैक्सेशन क्यों कहता हूं मैं इसे? क्योंकि मुझे सब्जेक्ट से बड़ा प्यार है और मैं इसे इजी करने में बिलीव करता हूं। तो मेरे साथ जरा पेन वेन नीचे रख दीजिए, अपने हाथ दीजिए ऐसे। चलो जल्दी लोग, सभी लोग एक एक्टिविटी, अपने हाथ दीजिए ऐसे, पेन वेन सब नीचे रख लो, ठीक है? आपके आजू बाजू कोई कुछ देख रहा होगा आपको तो टेंशन नहीं लेने का, आपने बड़े मजे से ये काम करने का, ठीक है? सबने रख दिया, किसी का हाथ बिजी तो नहीं है? आई मीन टू से किसी के हाथ में कुछ तो नहीं है? चलो एवरीबॉडी डन। पर्सन की डेफिनेशन को देखो, आपको उंगलियों पे याद कराता हूं। इंडिविजुअल, एक आदमी इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नहीं नहीं बेटा, शर्माना नहीं है, शर्माना बिल्कुल नहीं है, सभी लोगों ने करना है, और जिसने नहीं किया उसे अटेम्प्ट की कसम, ठीक है? ध्यान से सुनना। इंडिविजुअल, HUF, फर्म, फर्म के लिए मिनिमम 2 व्यक्ति लगते हैं, फर्म, कंपनी, कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, कंपनी, 1 2 3 स्टार्ट। इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। गेटिंग इट और नॉट? यहां तक के वापस एक बार, एवरीबॉडी, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी। आसपास में जितना है, रोड, डैम, ब्रिज, कनाल, पोर्ट, एयरपोर्ट, सब लोकल अथॉरिटी के अंदर में आता है। सो लोकल अथॉरिटी, आसपास में जितना है लोकल अथॉरिटी। यहां तक के एक बार वापस रिपीट करें, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी, AJP, एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन। डेफिनेशन समझ में आई सभी लोगों को? हाथ पे याद रख सकते हो, रोमांसिंग द टैक्सेशन, कुछ जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज को ऐसे याद रखा जा सकता है। 1 2 3 स्टार्ट, एवरीबॉडी। इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी, AJP। जो कहीं कवर नहीं हो वो कहां कवर होगा बेटा? AJP, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के अंदर में कवर कर दिया जाएगा। आया मजा? जल्दी से बताओ, मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे बताओ। और डांस करते रहना बेटा, अपन पढ़ाई करने आए हैं लेकिन मजे से पढ़ाई करने आए हैं, बिल्कुल मजे के साथ पढ़ाई करेंगे। मजा आया तो जल्दी से बताओ हाँ या हाँ। डन सर? चलो साहब बढ़ते हैं आगे। पर्सन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्या इनकम टैक्स में पर्सन लिखा है? नीचे देखिए कुछ एक्सप्लेनेशंस भी लिखे हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज AOP BOI लोकल अथॉरिटी AJP शैल डीम टू बी अ पर्सन वेदर और नॉट सच पर्सन अथॉरिटी बॉडी जुरिडिकल पर्सन फॉर्म्ड established incorporated with the object of deriving income profit or gains। उन्होंने क्या कहा? ये सभी लोगों को पर्सन ट्रीट किया जाएगा, आपका प्रॉफिट मोटिव हो या आपका प्रॉफिट मोटिव ना हो, इसे पर्सन ही ट्रीट किया जाएगा। ये बात को क्लियर कर दिया गया। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। राइट, क्या इनकम टैक्स में हम पर्सन वर्ड यूज करते हैं? आंसर इज नो। अगर आप इनकम टैक्स का बैरैक्ट पढ़ोगे, लॉ पढ़ोगे, तो कई जगह पे पर्सन वर्ड यूज्ड है, बट मैक्सिमम जगह पे असेसी वर्ड यूज्ड है। क्या है वर्ड यूज्ड है बेटा? असेसी। तो हम पर्सन जब पढ़ते हैं तो हमें एक और वर्ड पढ़ना होता है असेसी। क्या वर्ड पढ़ना होता है बेटा? असेसी। और यही चीज पेज नंबर 6 पे भी लिखी हुई है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 असेसी। अगेन एक ऐसा डेफिनेशन जो आपको याद रखना है, अगेन एक ऐसा डेफिनेशन जो आपको याद रखना है और पढ़ना भी है। तो सभी लोग पेज नंबर 6 के ऊपर आ जाओ। असेसी का डेफिनेशन लिखा हुआ है जो पर्सन के साथ पढ़ा जाता है हमेशा। डन सर? आगे आइए। असेसी, असेसी मीन्स अ पर्सन। आय हाय हाय, अरे रुक जा, यहीं रुक जाओ, यहीं रोक दो, बस मुझे यहीं उतार दो। ध्यान से देख क्या लिखा है, असेसी मीन्स अ पर्सन। आपको नहीं लगता इससे हमें क्या सीखने को मिला?
एवरी असेसी इज अ पर्सन। असेसी बनने से पहले उसे पर्सन की किसी ना किसी क्राइटेरिया में सेट होना पड़ेगा, उसे हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा किसी ना किसी क्राइटेरिया के अंदर में। असेसी मींस अ पर्सन, हम उसी व्यक्ति को असेसी कह सकते हैं जो एक पर्सन है। अगर वो पर्सन में ही नहीं तो वो असेसी नहीं हो सकता। और लॉजिकल बात तो ये है कि पर्सन की डेफिनेशन से कोई बचा ही नहीं। ध्यान से सुनना। सो असेसी मीन्स अ पर्सन बाय whom एनी टैक्स और अदर सम इज पेएबल। इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। इस अमेंडमेंट, इस सेक्शन को अमेंड किया गया था। क्यों? ये जो वर्ड था ना, एनी टैक्स इज पेएबल, इसके आगे ये वर्ड नहीं हुआ करता था। और एनी अदर सम इज पेएबल, ये वर्ड नहीं हुआ करता था। तो एक दिन हुआ क्या, ध्यान से सुनना, स्टोरी है, मजेदार है, तब आपको समझ में आएगा कि लॉ अगर ऐसा बना है तो लॉ ऐसा क्यों बना है, उसके पीछे का लॉजिक आपको मिलेगा। असेसी मीन्स अ पर्सन बाय whom एनी टैक्स और अदर सम इज पेएबल। अब हुआ ये कि एक असेसी था जिसके ऊपर रेड पड़ी। रेड पड़ने के बाद इनकम टैक्स ने उसे टैक्स प्लस पेनल्टी प्लस फाइन निकाल के दिया। टैक्स प्लस पेनल्टी प्लस फाइन। सो लेट्स से टैक्स निकला 50, फाइन और पेनल्टी 25-25, इस तरह से 100 अमाउंट पेएबल निकाल करके दिया। अब असेसी तुरंत भागते भागते गया अपने किसके पास, अपने उस व्यक्ति के पास जिसने 3.5 साल तपस्या करी है। 3.5 नहीं, 4.5 साल तपस्या करी है। एक्चुअली वो एक साधु है जो ये लेक्चर को देख रहा है। 3.5 साल, 4 साल, संडे गवा करके, सैटरडे गवा करके, क्रिसमस गवा करके उसने लेक्चर देखे। भले ही रिजल्ट नहीं आया था तो उसने लेक्चर देखे। उन साधुओं के पास गया, आप समझ रहे हैं ना कौन से साधु, बराबर है, उनके पास गया, कहा प्रभु पथ प्रदर्शित करो, इन्होंने तो मेरे लिए ऑर्डर निकाल दिया, लव लेटर निकाल दिया, 50 का टैक्स, 50 का पेनल्टी, 50 का इंटरेस्ट, बराबर है। आपको पता है उस साधु ने क्या कहा, वत्स एक काम कर, सिर्फ 50 रुपए पे कर, आगे का मैं देख लूंगा। उसने 50 रुपए पे कर दिया टैक्स के, बचे हुए 25 और 25 पेनल्टी और इंटरेस्ट के पे ही नहीं किया। डिपार्टमेंट ने बोला तूने पेनल्टी और इंटरेस्ट नहीं दिया, हम इसके ऊपर तेरे को और पेनल्टी और इंटरेस्ट लगाएंगे और तेरे ऊपर कार्रवाई करेंगे। जब कार्रवाई करने के लिए गए, इस कार्रवाई के अगेंस्ट में असेसी ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। डिपार्टमेंट से पूछा गया, बताइए भैया क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप आए हो। डिपार्टमेंट असेसी के अगेंस्ट में, सर इस आदमी को हमने लेटर लिख करके दिया था कि आपको टैक्स देना है, इंटरेस्ट देना है, पेनल्टी देना है, लेकिन इस आदमी ने सब कुछ मानने के बावजूद भी सिर्फ टैक्स भरा, इंटरेस्ट और पेनल्टी भरा ही नहीं। हाँ भाई क्यों, ज्यादा होशियारी आई है, 1.5 होशियारी आई है तेरे को, क्यों नहीं भर रहा तू। सर 1 मिनट, आप मुझे एक बात बताइए, आपका लॉ ही गलत है, आपने लॉ को लिखा ही गलत है। आपने क्या कहा, आपने नोटिस के अंदर में लिख के दिया असेसी। जब इनकम टैक्स में असेसी की डेफिनेशन देखता हूं तो वहां पे लिखा है एनी टैक्स इज पेएबल। टैक्स पेएबल था, मैंने टैक्स पे कर दिया, अब मैं असेसी नहीं हूं, इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए मैं असेसी नहीं हूं, तो मैं नहीं पे कर रहा। लॉ, आपके लॉ में सिर्फ टैक्स लिखा है, मैंने टैक्स पे कर दिया, अब मैं असेसी नहीं हूं, अब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं सर ऐसा थोड़ी ना होता है, टैक्स में पेनल्टी और इंटरेस्ट भी आता है। ये तो मतलब ये गलत है, ये आदमी कुछ तो भी बोल रहा है। आवाज नहीं करने का, कुछ नहीं बोल रहा मैं, एकदम बराबर बोल रहा है। लॉ तुमने गलत लिखा है, लॉ में लिखना चाहिए था टैक्स, इंटरेस्ट और अदर थिंग पेएबल। तुम्हारे लॉ में तो सिर्फ क्या लिखा है, टैक्स लिखा हुआ है। मेरी क्या गलती है, लॉ तुम सही नहीं लिखो और नाम मेरा लगाओ, याला काय अर्थ है। तोड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, ये थोड़ी बात होती है भाई साहब। कोर्ट ने देखा बात तो सही है, असेसी बिल्कुल सही कह रहा है, हम असेसी उसे से ही कहते हैं जिसको टैक्स पेएबल था। डिपार्टमेंट हारा। और आपको पता है एक हिस्ट्री, जब जब डिपार्टमेंट हारता है ना तब तब आता है अमेंडमेंट। ये आप याद रख लीजिए, जब जब डिपार्टमेंट हारता है तब तब आता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट लाया अगले साल तुरंत बजट के अंदर में, और लिखा गया असेसी की डेफिनेशन में टैक्स और एनी अदर सम पेएबल। डिपार्टमेंट हारा था, उससे वसूल नहीं कर पाया, पर इसके आगे ऐसा ना हो इसलिए डिपार्टमेंट ने तुरंत अमेंडमेंट लाया और अब वर्ड इंक्लूड हो गया टैक्स और अदर सम इज पेएबल। अब समझा ये लाइन क्यों आई एक्ट के अंदर में। सो असेसी मीन्स अ पर्सन जिसके द्वारा टैक्स या कोई भी अदर सम मतलब इंटरेस्ट हो गया, फीस हो गया, पेनल्टी हो गया,
ऐसा कोई भी चीज पेबल है उसे हम असेसी कह सकते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, असेसी कह सकते हैं। देख रहे हो तुम उन साधुओं के दिमाग कितने चलते हैं, यही काम का तो पैसा मिलता है सेठ अपने को। हमको टैक्स चोरी करना है, प्लानिंग करना है, यही टैक्स के लूप होल को पकड़ना है और इसकी प्लानिंग करना है। क्या हमने टैक्स की चोरी की है, छी 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 छी, टैक्स को प्लान किया। कितना जबरदस्त लॉ का लूप होल ढूंढा, उनने सिर्फ टैक्स लिखा था, पर उन साधुओं ने अपनी मेहनत से असेसी को बचा लिया। जाहिर सी बात है, अगर ये कोर्ट में केस नहीं जाता तो बहुत से लोग बच जाते, लेकिन इस तरह से डिपार्टमेंट को भी समझ में आया कि उनके लॉ लिखने में गलती होती है। वही तीन परम ज्ञान लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, जब इंप्लीमेंट करते हुए इशू आया, केस लॉ बना, तब जाके डिपार्टमेंट को अमेंडमेंट सूझी। आपको समझ आ रहा है अमेंडमेंट क्यों हुई? चलिए सर, so assessee means a person by whom any tax or other sum is payable under the act and includes, और इसके अंदर में कुछ और लोगों को हम इंक्लूड करेंगे, क्या क्या, and includes every person in respect of whom any proceeding under the act has been taken for assessment, any person on whom any proceeding under this act has been taken। इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिए सर। इसी के साथ साथ हम उस व्यक्ति को भी कवर करेंगे जिसके ऊपर असेसमेंट चालू है। असेसमेंट मतलब क्या होता है? असेसमेंट मतलब डिपार्टमेंट चेक करता है किसी व्यक्ति के पीछे इन्वेस्टिगेशन करता है, किसी व्यक्ति की इनकम और उसके टैक्स की इन्वेस्टिगेशन करता है। इसे कानूनी भाषा में कहा जाता है असेसमेंट। अगर किसी का असेसमेंट भी चल रहा है तो उसे भी आप असेसी कहोगे, भले ही उसका टैक्स पेएबल या अदर सम पेएबल हो या ना हो। वर्ड देखिए क्या लिखा है, एंड इंक्लूड्स, टैक्स पेमेंट वाले सब असेसी है, पर हम इसमें वो भी व्यक्ति इंक्लूड कर रहे हैं जिन पे कोई प्रोसीडिंग चालू है, जिनके ऊपर कोई केस चालू है, कोई केस इनिशिएट किया है। एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और असेसमेंट ऑफ हिज फ्रिंज बेनिफिट्स, इनकम का एक पार्ट, और द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, और द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल। वर्ड देखिएगा, और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल। इसको यहां पे लिखो क्लबिंग। अब जरा समझना ये होता क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन विच ही इज असेसेबल। देखिए कई बार आपके घर में ऐसा होता होगा, आपके डैड को ये पता होगा कि इनकम तो डैड ने कमाया, लेकिन चेक या पेमेंट मम्मी के नाम से, भाई के नाम से, तुम्हारे नाम से कलेक्ट किया जाता है। इनकम कमाई किसने? पापा ने, पर उसे शो किसके अकाउंट में किया गया? मम्मी, सिस्टर या तुम्हारे अकाउंट के अंदर में शो किया गया। बराबर है? अब जरा सोच के देख, आपको नहीं लगता आपके डैड ने इनकम टैक्स से बचने के लिए ऐसा काम किया होगा? अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग में ये ढूंढ लेता है कि असेसी की इनकम थी लेकिन इसे कहीं और रूट किया गया था, तो किसी और की इनकम असेसी की इनकम में इंक्लूड कर देगा। मतलब अगर डिपार्टमेंट ने पता चला है, डिपार्टमेंट ने आपके डैड के पीछे इन्वेस्टिगेशन की, तो जितनी इनकम आपके अकाउंट में, सिस्टर के अकाउंट में या मम्मी के अकाउंट में क्रेडिट हुई होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला, वो इनकम को लेगा और आपके डैड के अकाउंट में ऐड कर देगा एज डैड इज असेसी, एज डैड इज असेसी। गेटिंग इट और नॉट? तो सर असेसी मतलब कौन? एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम, एवरी पर्सन ऑन हुम प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन in respect of his income or other income for which he is liable, or loss sustained by him or by such other person, या कोई लॉस सस्टेन हुआ होगा तो उस लॉस का भी कंसिडर किया जाता है, और एनी रिफंड ड्यू टू हिम, या कोई रिफंड उसके पास आने वाला होगा वो, और भी कोई व्यक्ति इंक्लूड होते हैं। एवरी पर्सन इंक्लूड्स एंड इंक्लूड्स एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी असेसी अंडर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट। अब ये डीम टू बी एसएससी क्या है, ध्यान से सुनना। डीम टू बी एसएससी क्या है, जरा सोच के देखिए। कंपनी के केस में, कंपनी को अगर प्रोसीडिंग्स के लिए डिपार्टमेंट बुलाया, आपको लगता है कंपनी जाएगी या कंपनी का डायरेक्टर जाएगा? ऑब्वियस ही बात है कंपनी का डायरेक्टर जाएगा। ट्रस्ट के केस में ट्रस्ट उठ करके डिपार्टमेंट में जाएगा या ट्रस्टी जाएगा? ऑब्वियस ही बात है ट्रस्टी जाएगा। फर्म के केस में फर्म जाएगी या पार्टनर जाएंगे? पार्टनर जाएंगे। तो ऐसे केसेस में ये डीम टू बी एसएससी बन जाते हैं। लेट्स से डायरेक्टर इज अ डीम्ड एसएससी, पार्टनर इज अ डीम्ड एसएससी, ट्रस्टी इज अ डीम्ड एसएससी।
मतलब एक्चुअली एसएससी कौन है? फर्म, कंपनी या फिर ट्रस्ट। लेकिन डीम्ड कौन है? कौन जाएगा डिपार्टमेंट में अगर बुलाया जाए तो ये डीम्ड एसएससी बन जाते हैं। डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी डीम्ड एसएससी बन जाते हैं। डन। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी assessee इन डिफॉल्ट, assessee इन डिफॉल्ट, assessee इन डिफॉल्ट, इनकम टैक्स की प्रोविजंस को अगर नहीं माना तो इस assessee को कहा जाता है assessee इन डिफॉल्ट, और इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स की जाती है, इनकम टैक्स के केसेस चलाए जाते हैं। इसे हम कहते हैं assessee इन डिफॉल्ट। क्या कहते हैं बेटा? assessee इन डिफॉल्ट। तो चलिए ये डेफिनेशन भी हमें लिखनी है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 assessee, every person liable to pay tax or any other sum under the act and includes person on whom any proceeding is going on, deemed to be assessee, assessee in default। in respect of his income or other person's income included in total income of assessee or loss or refund। Every person whom any proceeding is going on in respect of his income or other person income included in total income of assessee or loss or refund, deemed to be assessee, assessee in default। डन सर। ओके आइए साहब। हम कहां थे? सेक्शन 4 पढ़ रहे थे। सेक्शन 4 ने हमें पर्सन की ओर ढकेला। हम पर्सन का डेफिनेशन ढूंढने निकले। पर्सन का डेफिनेशन लिखा था कहां बेटा? 2 सबसेक्शन 31 के अंदर में। एवरीबॉडी अगेन वंस अगेन इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी, ये कौन हुए? पर्सन। पर्सन कई जगह पे पर्सन वर्ड कवर है क्या इनकम टैक्स में? नहीं। कई जगह पे असेसी वर्ड कवर है। तो आप और मैं ढूंढने निकले असेसी मतलब क्या होता है। आपको तो पता है, हम एवरेज बच्चे कहीं भी निकल पड़ते हैं। असेसी वर्ड ढूंढने निकले। असेसी सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर में लिखा है, हर वो व्यक्ति जिसको टैक्स पे करने की लायबिलिटी है वो असेसी रहेगा। इसके अंदर में और 3 व्यक्ति इंक्लूड होते हैं। पहला, जिसके ऊपर कोई इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग चालू है, चाहे इनकम से रिलेटेड, लॉस से रिलेटेड या रिफंड से रिलेटेड, उसकी या किसी और की जो उसके अंदर में आ रही है। दूसरा, डीम्ड टू बी असेसी,
जिस केस में राइट कंपनी ट्रस्टी फर्म के केस में ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा नहीं सकते, इनके बिहाफ में जो जाएगा वो डीम्ड एसएससी बन जाता है। तीसरा, असेसी इन डिफॉल्ट। कई बार इनकम टैक्स के कंप्लायंस न करने पे इनकम टैक्स प्रोसेसिंग करता है, ट्रीटिंग यू एज असेसी इन डिफॉल्ट, तो वो भी असेसी माना जाएगा। तो सर मालिक एक बात याद रखिए, हमने कई जगह पे पर्सन वर्ड पढ़ने होंगे, कई जगह पे असेसी वर्ड पढ़ने होंगे। ये बात क्लियर हो गई सेट? चलो वापस से सेक्शन 4 पे आइए। आपने रजिस्टर में लिखा होगा या यहां होगा तो यहां आइए, वापस से सेक्शन 4 पे आइए। डन, चलो आगे बढ़ो। इनकम टैक्सेस पेएबल, ध्यान से, इनकम टैक्सेस पेएबल ओके फॉर एनी असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्सेस पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर। इसमें से क्या क्या वर्ड हमने पढ़ लिया? हमने इनकम टैक्स पढ़ लिया, असेसमेंट ईयर बाकी है, रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट बाकी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम हमने पढ़ लिया, ऑफ एनी पर्सन। अब मैं आपसे उस सवाल को रिट्रेट करता हूं। आप जब मंदिर में पैसा चढ़ाते हैं तो ये किसको जाता है? भगवान को। भगवान एज सच कवर नहीं है, गॉड और डीटी कवर नहीं है, ट्रस्ट बनाया जाता है इसी के लिए, और वो ट्रस्ट को या तो एओपी या तो बीओआई में क्लासिफाई किया जाएगा जिस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ होगा। अगर उसमें सिर्फ इंडिविजुअल होंगे तो इसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोल दिया जाएगा, अदरवाइज वो ट्रस्ट एओपी बोल के क्लासिफाई हो जाएगा। ये सुनो, ये है उसका जवाब। चलिए मालिक आगे बढ़ते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। चलिए साहब, अब हमारे मन में एक और सवाल उठा, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज असेसमेंट ईयर? चलिए बहुत डीप में चलते हैं। एवरीबॉडी आर यू रेडी? हमने 4 वर्ड पढ़े हैं, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर। ये हो गई आम जिंदगी जो हमने पढ़ी है। कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ये हो गई आम जिंदगी जो हमने पढ़ी है। आज हमारी जिंदगी में 2 नए ग्रह ने प्रवेश किया, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। आज 2 नए ग्रह ने हमारे यहां प्रवेश किया। स्वागत जोर शोर से कीजिएगा। 4 वर्ड हमने हमारी जिंदगी, 2 वर्ड हमने हमारी जिंदगी में आज तक पढ़ा था, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर। लेकिन आपको तो पता है इनकम टैक्स है, 2 नए ग्रहों ने हमारे यहां प्रवेश कर दिया, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। और तोड़ना पड़ेगा और डीप में जाना पड़ेगा, जब जाके हमें समझ में आएगा कि ये है क्या। आपको तो पता है, तब जाके तो हमें समझ आएगा कि ये है क्या। तो हम आगे बढ़ते हैं। सर आम जिंदगी पे चलते हैं। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। व्हाट इज कैलेंडर ईयर? एकदम आम नॉर्मल सादी भाषा में। जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, KWIC के क्विक। कैलेंडर ईयर बिल्कुल सही, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। सभी लोग बहुत क्लियर है इस बारे में? यस। कैलेंडर ईयर लिखते जाइए, अ पीरियड ऑफ 12 months स्टार्टिंग फ्रॉम 1 Jan टू 31 December। अब आप ये पूछेंगे कि हमने कैलेंडर ईयर इनकम टैक्स में वर्ड क्यों अडॉप्ट नहीं किया? क्योंकि पूरे इनकम टैक्स में कैलेंडर ईयर के वर्ड के रेफरेंस है ही नहीं, या है तो भी एक हाथ जगह पे होंगे। हम कैलेंडर ईयर वर्ड का कंसेप्ट ही नहीं अडॉप्ट करते। क्यों नहीं करते? उसका बहुत बड़ा रीजन है, अ पीरियड ऑफ 12 months। बेटा ये अकाउंट्स में अच्छा लगता है कि बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1 April, बिजनेस एंडेड ऑन 31 March। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, आपको भी पता है। वो पिक्चरों में दिखाया जाता है, दिखी, आंखें मिली, नजरें मिली, प्यार हो गया, बातें शुरू हो गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप किसी की मदद भी कर दो, लेट्स से पिक्चर वाली लाइफ,
लड़की की गाड़ी पार्क नहीं हो रही थी, हीरो आया, पार्क कर दिया, गेम ओवर, दोनों की लव स्टोरी शुरू। रियल लाइफ, आप जाओगे पार्किंग के लिए, उसको पार्क करने के लिए दोगे, वो बोलेगी थैंक यू भैया, निकल जाएगी। हम क्यों नहीं कर रहे? प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। रियल लाइफ में जब क्लाइंट के सामने बैठोगे ना और उसको बोलोगे बिजनेस 1 अप्रैल से चालू हो, क्लाइंट पता है क्या जवाब देता है? क्लाइंट जवाब देता है, अरे नहीं नहीं सर, 2 तारीख को तो मुहूर्त है, 1 तारीख शुभ दिन नहीं है, मैं गुरुवार के दिन ये बिजनेस चालू नहीं करता, मेरे बाबा जी ने कहा है कि इस दिन ही चालू करना है। तो ये बहुत सारे फैक्टर है जो बीच में आते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर है। 12 मंथ्स कंप्लीट नहीं हो सकते मैंडेटरीली, इसलिए कैलेंडर ईयर वर्ड यूज नहीं किया गया। फिर दूसरा वर्ड की बारी आई, फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? अ पीरियड ऑफ 12 months starting from 1st April to 31st March। ना ये डेफिनेशन में हम नहीं उठा पाए, क्यों? यहां पे भी वर्ड था अ पीरियड फॉर 12 मंथ्स। 2 फर्क थे यहां पे। यहां साल 1 अप्रैल से चालू हो रहा था, जो ब्रिटिशर्स ने हमें लगाया गया था, लगा के दिया था। दूसरा अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जरूरी नहीं है कि हर चीज पहले अप्रैल से ही चालू हो या पहले दिसंबर से ही चालू हो। हेंस ये 2 वर्ड हम इनकम टैक्स में यूज नहीं कर पाए, क्योंकि यहां पे मैंडेशन था 12 महीने का। फिर हमें मिला 2 नए वर्ड, हमारे जिंदगी में आए 2 नए वर्ड, 2 नन्हे कदमों ने रखा कदम। प्रीवियस ईयर मतलब क्या होता है? इस डेफिनेशन को पढ़िएगा। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन मैं चाहता हूं आप ये पढ़ो, पेज नंबर 6 के ऊपर लिखी हुई है। सेक्शन 3 बताता है प्रीवियस ईयर क्या है। सेक्शन 3 बताता है प्रीवियस ईयर क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड, इट इज सेम एज फाइनेंशियल ईयर। This uniform previous year has to be followed for all sources of income. Previous year is the year in which income is earned. जरा ध्यान से सुनिएगा। Previous year मतलब क्या? A year preceding the assessment year. यहां लिखिए, previous year, section 3, a financial year preceding assessment year, a financial year preceding the assessment year. It is the year in which income is earned. हर असेसमेंट ईयर के पहले वाला जो ईयर होता है, इसे हम प्रीवियस ईयर कहेंगे। पहले वाला, प्रीवियस, हर असेसमेंट ईयर के पहले वाले ईयर को हम प्रीवियस ईयर कहेंगे। ये वो ईयर है जिस साल में इनकम कमाई जाती है, ये वो ईयर है जिस साल में इनकम कमाई जाती है। सो एवरी ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर के पहले वाला ईयर हमेशा प्रीवियस ईयर होगा। तो अब हमें यह समझना होगा असेसमेंट ईयर मतलब क्या हुआ। तो आइए हम असेसमेंट ईयर पे भी जाते हैं। आइए हम असेसमेंट ईयर पे भी चलते हैं। असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में लिखा है, देख रहे हो आप। हम 1 से गए 4, 4 से फिर से आए 2 पे, और 2 को खोद रहे हैं एक एक करके। हम डेफिनेशंस एक साथ नहीं पढ़ेंगे साहब, जैसा आपको सीपीटी में होता था। जहां जिस वर्ड की जरूरत है वहां से उस वर्ड को खोद के बाहर निकालेंगे। असेसमेंट ईयर वो ईयर जो प्रीवियस ईयर के आगे का ईयर होता है। असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज चार्ज टू टैक्स। प्रीवियस ईयर में इनकम कमाओ और असेसमेंट ईयर पे उस पर टैक्स दो। द ईयर इन विच इनकम टैक्स इज पेबल, इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम 1st April एवरी ईयर। ये वो साल है जिस साल से आपका 1st April से हर साल असेसमेंट ईयर शुरू होता है। ठीक है साहब। असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April
इट इज द ईयर इन विच टैक्स इज पेएबल, it is the year in which tax is payable. डन सर। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशंस की भाषा में समझते हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल 2021 यहां से कहां तक के 31 मार्च 2022। अगर आप इसे असेसमेंट ईयर कहोगे तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? हर 1 अप्रैल से क्या चालू होता है? असेसमेंट ईयर चालू होता है। और असेसमेंट ईयर के पहले वाले ईयर को आप क्या कहते हो? प्रीवियस ईयर। अगर 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 ये आपका असेसमेंट ईयर हुआ, तो आपका प्रीवियस ईयर क्या हुआ? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके जवाब दे, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके जवाब दे। मैं आपके जवाबों का वेट कर रहा हूं साहब, जल्दी से। सिदा ने जवाब दे दिया प्रीवियस ईयर 22। नहीं दीपिका, आप गलत कह रहे हैं। प्रिंकल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 1 अप्रैल 22, 31 मार्च 21, बिल्कुल सही। 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 ये बन गया हमारा प्रीवियस ईयर, ये बन गया असेसमेंट ईयर। अब देखिए इसे ही शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? 2021 is the previous year, 21-22 is the assessment year। इसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म का मीनिंग यही माना जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म आप पूरे इनकम टैक्स में यूज कर सकते हो, खुद मॉड्यूल भी यूज करता है। ये हो गया प्रीवियस ईयर। अब मीनिंग समझिए, पूरा डीप जा रहा हूं, 2 मिनट रुक जाना, पूरा डीप जा रहा हूं। 1 फरवरी 2020 को बजट आया। ये बजट कब से लागू हुआ? 1 फरवरी 2020 को बजट आया। ये बजट कब से लागू हुआ? ये बजट लागू हुआ 1/4/2020 से 2021। इस पूरे साल आपने क्या कमाई? इनकम कमाई। और इस इनकम पे टैक्स कब दिया? असेसमेंट ईयर में दिया। इस इनकम पे टैक्स कब दिया? असेसमेंट ईयर में। हेंस जो बजट आया ये कब के लिए अप्लाई कर गया? मई 21, नवंबर 21, क्योंकि टेक्निकली तुमने टैक्स कब पे किया? असेसमेंट ईयर में पे किया। हेंस पूरा इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर आने वाले साल के लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि पिछले साल तो आप सिर्फ इनकम कमाते हो, और जब तक आपको आपकी पूरी इनकम नहीं समझ आएगी आप उस पर टैक्स कैसे पे करोगे बेटा? हेंस इनकम प्रीवियस ईयर में जितनी कमाई गई इसके ऊपर का टैक्स आने वाले साल में असेसमेंट ईयर में दिया जाता है। आने वाले साल में असेसमेंट ईयर में दिया जाता है। हेंस पूरा इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा है। एक्ट 1961 से आ गया, इंप्लीमेंट 1962 से हुआ। क्यों? क्योंकि 1961-62 में जो इनकम कमाई होगी 62-63 में उसके ऊपर टैक्स पे हुआ होगा पहली बार। फुल रिस्पेक्ट। आएगा मालिक ध्यान में? आया ध्यान में की दुकान में? एवरीबॉडी आया ध्यान में की दुकान में? ये है वो लॉजिक। अब बताइए, अगर मैं कहता हूं मेरा प्रीवियस ईयर 1920 है, इसका मतलब 19-20 में मैंने जितनी भी इनकम कमाई है, 19-20 में मैंने जितनी भी इनकम कमाई है, असेसमेंट ईयर 2021 में मैं इसके ऊपर क्या दूंगा? टैक्स दूंगा। असेसमेंट ईयर 2021 का मतलब सभी लोग एक ही अज्यूम करेंगे, 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। हेंस प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। अब एक सवाल का और जवाब दे दूं आप सभी को, एक सवाल का और जवाब आपको दे दूं। हमने प्रीवियस ईयर वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन पे अगर आप गौर करोगे, यहां मैंडेटरी 12 मंथ्स का रिक्वायरमेंट था, यहां 12 मंथ्स का रिक्वायरमेंट नहीं था। यहां मैंडेटरी 12 मंथ्स का रिक्वायरमेंट था, यहां 12 मंथ्स का रिक्वायरमेंट ही नहीं है लिखा हुआ। बाय डिफॉल्ट 12 हो जाता है, ये बात अलग है,
पर आपको 12 लिखा हुआ नहीं है, हेंस एक नए वर्ड का इजाद करना पड़ा, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। हेंस इनकम टैक्स में ना हम कैलेंडर यूज करते हैं ना फाइनेंशियल यूज करते हैं, हमने अपने दो नए वर्ड निकाल दिए, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। यस और नो। और जितने लोग मई 21, जून 21, नवंबर 21 या दिसंबर 21 दे रहे हैं, इन सभी के लिए प्रीवियस ईयर होगा 2021 और असेसमेंट ईयर होगा 21-22। ये मैंडेटरीली लिख के रखो। इसके आगे जितने प्रॉब्लम होंगे, ये है आपका प्रीवियस ईयर और ये है आपका असेसमेंट ईयर। ये है आपका प्रीवियस ईयर और ये है आपका असेसमेंट ईयर। डन। अब कुछ आगे की बात और डीप में जाते हैं। वीजे स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 6/6/2020। व्हाट इज द प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर? इस सवाल का जल्दी से आपको जवाब ढूंढ के निकालना है। VJ has started a business on 6/6/2020. What is the previous year and what is the assessment year? जल्दी से बताइए। प्रीवियस ईयर क्या बनेगा और असेसमेंट ईयर क्या बनेगा? क्या मैं कह सकता हूं प्रीवियस ईयर आपका 2021 ही बनेगा? तो इसका जवाब है यस। असेसमेंट ईयर आपका 21-22 ही बनेगा? यस। प्रीवियस ईयर के आगे असेसमेंट ईयर ही आना है। यानी आप सीधी बात समझ लीजिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जो आज प्रीवियस ईयर है वो किसी के लिए असेसमेंट ईयर रहा होगा, जो आज असेसमेंट ईयर है वो शायद कल प्रीवियस ईयर बन जाए, लगते ही चलेगा। लेकिन अब एक सवाल, ये प्रीवियस ईयर क्या मैं 1 अप्रैल से काउंट करूंगा या जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट हुआ उस दिन से काउंट करूंगा? सोच के देखिएगा। ऑब्वियस ही बात है, जिस दिन से बिजनेस चालू हुआ 6/6/2020 से लेके 31/3/2021 तक। अब आपको समझ में आएगा कि हमने फाइनेंशियल ईयर वर्ड क्यों यूज नहीं किया। फाइनेंशियल ईयर अगर वर्ड यूज करते, भले ही बिजनेस जून से चालू हुआ, लेकिन आप कहां से अपना बिजनेस दिखाते? 1 अप्रैल से। अरे जब बिजनेस ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था 1 अप्रैल को, तुम दिखा के क्या करोगे? तब तो वो वर्ड गलत हो जाता। इसलिए प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन आई। यहां जरूरी नहीं है आप 12 महीने के लिए रहो। अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो जहां से बिजनेस स्टार्ट हुआ है वहां से प्रीवियस ईयर काउंट हो जाएगा। क्या सीखा इससे हमने सीखा इन केस ऑफ commencement of business, in case of commencement of business, previous year start from the date of commencement। जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट किया उस दिन से फिर आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है। आया ध्यान में कि दुकान में? मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरे दोस्त, समझ में आएगा? लॉजिक समझ में आएगा तेरे को? तू प्रीवियस ईयर में तेरी इनकम कमाएगा। अब 6/6/2020 से तू तेरी इनकम कमाएगा। 31 मार्च तक की जितनी भी तेरी इनकम होगी, वहां से जो इनकम तूने कमाई, इस पे तू असेसमेंट ईयर 21-22 के अंदर में टैक्स दे देगा। सर 21-22 पूरे साल भर में कब देना है, डिस्कस करेंगे। इस पे भी एक सेक्शन है 139 आपके ही सिलेबस में। पहले आप प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर समझो। सभी लोगों के ध्यान में आया मालिक? अच्छा जी। नहीं 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 नहीं। एक बार में कैसे समझ में आ सकता है तुम्हें? बोलो नहीं समझ आया। मुझे एक और सवाल आया, मुझे बहुत जोर से सवाल आया है। मैं अपने आप से एक सवाल पूछ रहा हूं।
विजय बता, क्योंकि कई नालायकों के मन में यह सवाल आना चाहिए। बिजनेस स्टार्टेड ऑन 31st March 2021, व्हाट इज प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। कई नालायकों के मन में यह सवाल आया होगा। हाँ, आपको पूछने की जरूरत नहीं, तेरा भाई बैठा है। लो अब बताओ, अब आएगा मजा। तो मनन ने जवाब दिया, निकुंज ने जवाब दे दिया, जय ने जवाब दिया, चिराग ने जवाब दे दिया। जय साहब अपना जवाब नहीं बदलना चाहिए आपने। अच्छा नहीं बदला है आपने, ठीक है। वरुण, उज्जवल, दीपाली, मस्त क्वेश्चन था ना, 1 नंबर, हिला डाला ना पूरा। बताइए बिजनेस ही 31 को चालू हुआ, अब बताइए क्या होगा। कई लोग जो पूछ रहे थे ना सर प्रीवियस ईयर, उससे रिलेटेड तगड़ा सवाल है। मैं आपको बताऊं आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा। आपका प्रीवियस ईयर होगा 2021, असेसमेंट ईयर होगा 21-22। क्या सीखा इससे हमने? प्रीवियस ईयर कैन बी ऑफ 1 day also. प्रीवियस ईयर कैन बी ऑफ 1 day also. इसीलिए तो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन को लाए थे साहब। यही तो रीजन था प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन को लाए थे, क्योंकि अगर फाइनेंशियल ईयर पूरे एक्ट में वर्ड यूज हो जाता तो हमें कंप्लीट 12 महीने लेने होते, और कंप्लीट 12 महीने पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है ना किसी के गुरुजी ने कहा होगा अपुनीज भगवान ने 31 तारीख को चालू करो धंधा, वो आदमी तो धंधा 31 को चालू कर देगा। आया क्या ध्यान में मालिक? तो क्या प्रीवियस ईयर 1 दिन का भी हो सकता है? यस, इसीलिए प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन लाया था, नहीं तो हम फाइनेंशियल ईयर वर्ड उठा लेते, हमें क्या तकलीफ थी। अरे हां सेठ, तो प्रीवियस ईयर 1 दिन का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही अगर 1 अप्रैल को चालू हुआ होता तो फिर आगे का प्रीवियस ईयर हो जाता, 21-22 प्रीवियस ईयर हो जाता, और 22-23 असेसमेंट ईयर हो जाता। आया ध्यान में? सर अब किसी के मन में सवाल आ सकता है, तो सर क्या 1 दिन का टैक्स देना होगा? डिपेंड करता है 1 दिन में कितनी कमाई हुई है, और उसके बेसिस पे आपको टैक्स देना होगा। मैंने कहा ये आपका प्रीवियस ईयर माना जाएगा, मैंने ये नहीं कहा कि आपको उस पर टैक्स देना है। टैक्स डिपेंड करता है आपकी इनकम कितनी है, डिडक्शन कितने मिल रहे हैं, कितनी इनकम एग्जम्प्ट है, किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो। टैक्स कई फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। अभी तो हम बेटा ईयर समझ रहे हैं, तुम बहुत आगे भाग रहे हो, मैं जरा स्लो हूं, आराम से जाता हूं, धीरे धीरे जाता हूं। मैं आपको एक एक वर्ड सिर्फ तोड़े जा रहा हूं, मैं आपको पूरा पढ़ाया ही नहीं है। आज सिर्फ सेक्शन 1 पढ़ाया, सेक्शन 4 सिर्फ रीड करवाया, उसको समझाया नहीं, उसमें के एक एक वर्ड तोड़ के बाहर निकाल रहे। पर इस बात की गारंटी देता हूं कि साहब मजा बहुत आया होगा। यस, तो चलो वापस से आओ, एवरीबॉडी फोकस, मालिक फोकस। इसमें डिसोल्यूशन वाला पॉइंट भी आएगा, आता हूं मैं, अभी उस पर मैं नहीं गया हूं। ध्यान से सुनिए, हम कहां थे? हम थे सेक्शन नंबर 4 के ऊपर। पेज नंबर 5 पे आइए, सेक्शन नंबर 4 पे आइए। सेक्शन नंबर 4 हमें कह रहा था, एवरीबॉडी सेक्शन नंबर 4 को फिर से रीड करना है हमें। चलो 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 जल्दी से आओ, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आ जाओ। इनकम टैक्स इज पेबल, इनकम टैक्स को तोड़ताड़ कर दिया हमने। फॉर एनी असेसमेंट ईयर, अब इसको जोर से पढ़ें, इनकम टैक्स इज पेबल कब? असेसमेंट ईयर में। सेक्शन 4 को थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इनकम टैक्स इज पेबल कब पेबल है? असेसमेंट ईयर में पेबल है। एट द रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट, उस रेट पे जो फाइनेंस एक्ट में लिखा है। किस पे? टोटल इनकम पे, किसी भी व्यक्ति की जो उसने प्रीवियस ईयर में कमाई है। वर्ड जरा ध्यान से देखिए, सेक्शन 4 ने क्या लिखा है। इनकम जो प्रीवियस ईयर में कमाई है, इस पे असेसमेंट ईयर में टैक्स देना है।
टोटल इनकम पे, किस रेट से? जो फाइनेंस एक्ट ने लिखा है। अब समझा? इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्स्ड इन असेसमेंट ईयर, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्स्ड इन असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में इनकम कमाओ, असेसमेंट ईयर में टैक्स दो, प्रीवियस ईयर में इनकम कमाओ, असेसमेंट ईयर में टैक्स दो। तो अब सेक्शन 4 को हम पढ़ते हैं। इनकम टैक्स पेएबल है कब? असेसमेंट ईयर में। किस रेट पे? जो फाइनेंस एक्ट में दिया है। किस पे? टोटल इनकम पे। कौन देगा? कोई भी व्यक्ति प्रीवियस ईयर में जिसने ये इनकम कमाई है। आया मजा साहब? क्या क्या पढ़ा हमने? हमने साहब पर्सन की डेफिनेशन को खोदा। आज क्या क्या पढ़ा? अभी तक के क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पर्सन की डेफिनेशन को खोलखाल कर दिया जो 231 के अंदर में लिखी थी। हमने असेसी की डेफिनेशन को कर दिया जो 27 में लिखी थी। ये दोनों डेफिनेशन मैंडेटरी है, काम की है। फिर हमने प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन को खोला जो सेक्शन 3 में लिखी थी। फिर हमने असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन को खोला जो 29 में लिखी हुई थी। मतलब देखो अब तक हमने टोटल क्या क्या पढ़ लिया? हमने सेक्शन 1 पढ़ लिया, सेक्शन 2 के कुछ पार्ट पढ़ लिए, सेक्शन 3 पढ़ लिए, सेक्शन 4 पढ़ रहे हैं, दैट इज बेसिस ऑफ चार्ज, दैट इज बेसिस ऑफ चार्ज। मालिक समझ में आया क्या? सो राइट, इधर आइए। हमने बहुत डीप जाके रीजन समझा कि हमने कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर वर्ड क्यों ना लेते हुए प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर लिया। प्रीवियस ईयर एक दिन का भी हो सकता है। ये जहां प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर लिखा है इसके नीचे एक पार्ट लिखिए, जनरल रूल। जनरल रूल, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। आप ये पीवाई लिख सकते हो एग्जामिनेशन में, शॉर्ट फॉर्म अलाउड है। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर is taxable in assessment year. AY. General rule, income of previous year taxable in assessment year. Done प्रभु? That's it. चलिए, यहां तक कि हम लोगों ने अभी तक पूरा पढ़ा है बेटा। आज हमें टैक्स कैलकुलेशन लेना था, लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि आपके और कुछ बेसिक्स क्लियर करने चाहिए, तो मैं उस पर आ गया। टैक्स कैलकुलेशन हमारा कल का पार्ट बनेगा। तो जो मैं आज आपको कैलकुलेटर लाने बोला है बॉस, वो कल लेकर के आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। अब मैं चाह रहा हूं कि आप मुझसे अपनी क्वेरीज पूछें। एवरीबॉडी ब्रिंग इट अप योर क्वेरीज। मैं आप सभी की क्वेरीज को अब हैंडल करने के लिए रेडी हूं। बहुत मजा आ रहा है क्लास में। वी आर वेटिंग फॉर दिस सिंस मॉर्निंग। थैंक यू अनुजा बेटा। सर आपके समझाने में अलग ही मजा है। थैंक यू, थैंक यू निकुंज मालिक। सर आई वांट टू परचेज पेन ड्राइव रिकॉर्डेड लेक्चर। विशाल, हम लोग डेली लेक्चर रिकॉर्ड ही कर रहे हैं, तो आप पेन ड्राइव ऑर्डर कर दीजिए। आपको ये लेक्चर डेली देखने ही है, तब तक कि आपको बचा हुआ पेन ड्राइव भी आएगा। सर कल क्लास है क्या? बेटा कल क्लास है क्या मैं आपको देख के बताता हूं। मेरे घर का सिचुएशन आप सभी को पता है, तो मैं आपको देख के बताता हूं। मैक्सिमम पॉसिबल है कि मैं कल क्लास लूंगा, बट लूंगा या नहीं लूंगा इसकी क्लैरिटी मैं आपको ग्रुप पे दे दूंगा। पापा की तबीयत ठीक है? बेस्ट लेक्चर एवर। थैंक यू अंशिका। सर हम रिकॉर्डेड लेंगे। क्या लिख रहे हो अंकित, आप समझ नहीं रहा है। एनी अदर क्वेरी? आज के लेक्चर में कोई क्वेरी? सब्जेक्ट रिलेटेड छोड़ करके तुम दुनिया पूछ लेते हो, सब्जेक्ट रिलेटेड पूछो जरा जीवन में। सीएम इंटर का टैब ओपन नहीं हो रहा है, आज ओपन हो जाएगा। आई थिंक उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, तो आज ओपन हो जाएगा मालिक। एक कंपनी फॉरेन इनकॉर्पोरेट होकर इंडिया में वर्क करता हो और टैक्स ओनली फॉरेन कंट्री में फाइल करता हो, बोथ कंट्री में। ऐसा हो सकता है पारुल, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इंडिया में एक सेक्शन है सेक्शन 9, जितनी इनकम इंडिया से कमाई है उस पर टैक्स इंडिया में ही देना होगा। ओमकार बेटा गाने वाने की बातें अभी बाजू रखो। ईमानदारी से अगर नॉर्मल लेक्चर होता तो गा भी देता, बट सिचुएशन थोड़ी सी अलग है मेरे केस में मालिक। गाऊंगा, आगे गाऊंगा। पापा का ध्यान जरूर रखूंगा मालिक। मुझे समझ नहीं आया 31 मार्च वाले
में 2021 वाले में 2020 क्यों इंक्लूड किया, प्लीज एक्सप्लेन। बेटा कौन सा वाला एग्जाम्पल आप बोल रहे हो? आप एक काम करो, मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं आपको बताता हूं कहां क्या बोल रहे हो आप। दर्शन सर के लेक्चर में क्वेरी थी, आप क्लियर कर दो। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, मैं दर्शन सर का लेवल कभी मैच कर सकता हूं क्या जीवन में? इसे एक सेपरेट एक्ट बनाया गया बेटा। वो अलग चीज है जय, मैं आपको समझाऊंगा वो आगे क्या है। हाँ बेटा आंचल, ये आने वाला है, अमेंडमेंट लेक्चर आने वाला है फरवरी के अंदर में। लास्ट 31 मार्च वाला ये, तो बेटा जब आप प्रीवियस ईयर का ये एग्जांपल लोगे तो जरा ईयर काउंट करो। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, तो प्रीवियस ईयर 2021 ही तो आएगा ना बेटा। कैसी बातें कर रहे हो? बुक्स की हार्ड कॉपी में भी यहां से 10 दिन पकड़ के चलिए मैक्स, डिपेंडिंग अपॉन आप किस सिटी में रहते हैं। होम ट्यूशंस इंडिया, ये समझ में आया? गुड बेटा। एनी अदर क्वेरी ब्रॉस? नहीं, बजट को फाइनेंस एक्ट नहीं बोलते बेटा। बजट के साथ एक बिल पेश होता है, फाइनेंस बिल, वो फाइनेंस एक्ट में अप्रूवल होके जाता है। डन सर? ओके, so thank you so much for today's lecture. Let's have a break and then continue.